हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। झासर एकेडमी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूं, राइट, रिगार्डिंग अनअकैडमी कोर्सेज। तो अनअकैडमी पर अभी ह्यूज डिस्काउंट जो है वो चल रहा है एंड आप जो है वो कोर्स परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी पर, यूपीएससी का कोर्स, राइट। या फिर आपका अगर कोई फ्रेंड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो अनअकैडमी में अगर कुछ परचेज करना चाहता है तो आप इस कोड को उसे दे देना, झासर कोड को जो है वो दे देना और आप यूज कर लेना झासर कोड। इस कोड को यूज करेंगे तो टोटल जो आपका जितना भी फीस अमाउंट आएगा उसमें से एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है आपको मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप झासर कोड का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा। बाकी इनके काफी सारे बैचेस 9 फरवरी से जो है वो शुरू होने वाले हैं, तो आप इनके बैचेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं 2022-2023 के लिए। एंड बाकी कोड आप यूज करिएगा झासर का, कैपिटल लेटर में झासर कोड को यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, पढ़ाई भी जो होती है इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है। ऑप्शनल के कोर्सेज भी, आप तो इनका ईएमआई प्लान ले लो, राइट। अगर एक साथ इनकी फीस पे नहीं कर पा रहे हो तो इनका ईएमआई प्लान भी है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो बिल्कुल आप ईएमआई प्लान लो और अपनी तैयारी जो है वो इनके थ्रू, अनअकैडमी के थ्रू कर सकते हो। या फिर आपका अगर कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो झासर कोड आप और आपका फ्रेंड को जो है वो आप यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। गाइज, हम डिस्कस करेंगे पुनौरा धाम के बारे में। तो एज पर द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज इंक्लूडेड पुनौरा धाम इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। तो जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना, स्वदेश दर्शन स्कीम, इसके तहत जो रामायण सर्किट आता है उसमें पुनौरा धाम को जो है वो इंक्लूड करने की जो रिक्वेस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक्सेप्ट कर ली है बिहार सरकार की। पुनौरा धाम की बात करें गाइस तो इसको हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है और अब इसे रामायण सर्किट में भी इंक्लूड कर लिया गया है। पुनौरा धाम को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है, तो यही इसकी एक सिग्निफिकेंस है, यही इंपॉर्टेंस है जिसके कारण इसे रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। और ये सीतामढ़ी शहर से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित पुनौरा गांव में लगभग 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए पुनौरा धाम है कहां पर। अगर आपने बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुना होगा तो आपको इसका आंसर, इसकी लोकेशन जो है वो आपको पता लग चुकी होगी पुनौरा धाम की, राइट, कि किस गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी थी पुनौरा धाम को शामिल करने की। मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म के पास जो है वो रिक्वेस्ट की गई थी रामायण सर्किट के अंदर इसको शामिल किया जाए। बताइए किस गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी थी। अभी मैंने आपको पढ़ा है, देखते हैं कितने सिंसियरली जो है वो आपने सुना है इस चीज को और जो है वो आप बता पाएंगे। तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर। गाइज, हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर कोटा कानून पर रोक लगा दी गई है। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। तो गाइज आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये स्टे लगाया है कानून के ऊपर। कानून ये कहता है कि हरियाणा के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं यानी कि प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें 75% जॉब जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए हरियाणवीज को, यानी कि हरियाणा के लोकलाइट्स को 75% जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कानून इससे रिलेटेड था, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन से रिलेटेड। हरियाणा सरकार एक बिल लेकर आई थी, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, ये हरियाणा सरकार लेकर आई थी। इस बिल के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाना था लोकलाइट्स को, और ये बिल जो है वो 15 जनवरी 2022 से लागू किया जाना था। बट अब इस पर्टिकुलर बिल पर रोक लगा दी गई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। और क्यों इस कानून को चुनौती दी गई है, क्यों इस लॉ जो है उसको चैलेंज किया गया है, तो जो पेटिशनर है, याचिकर्ता है, इनका कहना है कि हरियाणा सरकार भूमि पुत्र यानी कि सन ऑफ द सॉइल्स की नीति लागू करके निजी क्षेत्र में आरक्षण देना चाहती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो है वो रिजर्वेशन देना चाहती है हरियाणा सरकार सन ऑफ द सॉइल की पॉलिसी को अडॉप्ट करके, जो कि जो नियोक्ता है मतलब कि एम्प्लॉयर्स जो हैं इनको प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये एम्प्लॉयर्स को जो राइट्स जो प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका क्लियरली ये उल्लंघन है। तो ऐसा याचिकर्ता का कहना है, पेटिशनर्स का कहना है। याचिकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि निजी क्षेत्र की नौकरियां विशुद्ध रूप से
कौशल और विश्लेषणात्मक दिमाग पर आधारित होती है। तो याचिकर्ता ने यह भी आर्ग्यू किया है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है वो प्योरली किसके ऊपर आधारित होती है, स्किल्स के ऊपर और एनालिटिकल माइंड के ऊपर आधारित होती है। और इसके अलावा कामगारों को भारत में किसी भी हिस्से में काम करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इवन जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी ये फंडामेंटल राइट प्राप्त है कि वो इंडिया में कहीं पर भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो इससे क्या नुकसान होगा, इससे एम्प्लॉयर को भी नुकसान है और एम्प्लॉइज को भी नुकसान है, राइट। पूरे इंडिया के एम्प्लॉइज, यानी कि अगर किसी स्टेट के अंदर इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आ जाता है, वो भी 75% तक, तो दूसरी स्टेट के जो एम्प्लॉय हैं उनको मतलब जैसे कि जहां पर भी स्टेट है जहां पर एमएनसी ज्यादा है तो वहां पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। और सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयर जो है वो अगर रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि उसको अपनी कंपनी में 75% हरियाणवीज को रखना है या फिर जो भी XYZ लोकलाइट्स को जो है वो रखना है, राइट, जहां पर ये इस प्रकार का कानून आया, जिससे स्टेट में ये कानून आया, क्योंकि इस टाइप के कानून ऑलरेडी हम लोग को काफी सारी स्टेट्स की तरफ से ये पहल जो है वो देखने को मिल चुकी है। जैसे कर्नाटक की तरफ से भी ये पहल हम लोग को देखने को मिल चुकी है, कन्नीगढ़ को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, है ना, कि लोकलाइट्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाना है। तो इवन मध्य प्रदेश ने भी जो है ये पहल जो है वो करी है। तो ऐसे काफी सारी स्टेट्स अगर ये पहल करने लगेंगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉइज, जो कि पूरे इंडिया के जो एम्प्लॉइज यानी कि ऑल ओवर इंडिया, जैसे एक व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर उसको जॉब जो है वो मिल सकती है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, एम्प्लॉयर को भी रेस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा कि वो रेदर देन स्किल्स, सामने वाले की स्किल्स को बाद में देखेगा, सामने वाले के जो होता है ना कि जो एनालिटिकल माइंड है उसको बाद में देखेगा, पहले ये चेक करेगा कि वो व्यक्ति वहां का लोकलाइट है कि नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब, और वो वैसे भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो किस चीज पर काम करती है, प्रॉफिट पर काम करती है। और उनको अगर लगेगा कि यार ये लोकलाइट जो है वो उनके पास इतना वो नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो ऑब्वियस ही बात है वो रेदर देन लोकलाइट्स को रखने की जगह वहां पे अपनी कंपनी शट डाउन कर देंगे। तो इससे एमएनसीज भी जो है वो काफी ज्यादा उस स्टेट से बाहर चली जाएंगी और ये अल्टीमेटली स्टेट के रेवेन्यू पर ही इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक चीज है, क्योंकि कानून जो है वो जनता के हित के लिए लाया जा रहा है, बट एटलीस्ट आपको अपना वो भी तो चलाना है ना, रेवेन्यू भी तो देखना है। तो स्टेट ने तो वोट्स मांगने के पर्पस के लिए कानून लेकर आ गई, राइट, कि स्टेट से उनको जो है वो वोट्स जो है वो मिल जाएंगे। बट आप टिकोगे कैसे, आप चलाओगे कैसे, क्योंकि उस समय एमएनसीज अगर हट जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, फिर उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे। सो देयर आर समथिंग, कई बार जो होता है ना कि कई बार हम कुछ चीज मतलब जैसे होता है ना कि कई बार शॉर्ट टर्म चीजों को देखकर हम अपने लॉन्ग टर्म गोल जो है वो खत्म कर देते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा लोगों को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान भी, मैंने कई बार लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। लोग बाग जो हैं उनको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म खुशी, शॉर्ट टर्म मजा, उनको लग रहा है कि यार दोस्त ने जो है वो बुलाया घूमने के लिए, चले जाते हैं, चले गए, और लॉन्ग टर्म अपने गोल को आपने खत्म कर दिया। आप अभी अगर मजे करोगे ना, अभी अगर 1 से 1.5 साल तक अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ मजे करते रहोगे प्रिपरेशन के दौरान, तो सिलेक्शन नहीं होगा। दिस प्रिपरेशन इज लाइक द जीवन ऑफ सन्यासी। ये प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें आपको सन्यासी की तरह जीवन जीना है, भटकना नहीं है। बट लोग भटकते हैं, छोटे छोटे इंजॉयमेंट के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं, हट जाते हैं प्रिपरेशन से, पाथ से हट जाते हैं, रास्ते से हट जाते हैं। ये नहीं करना यार, स्ट्रिक्टली तैयारी करो, बिकॉज ये 1 से 1.5 साल जो आपका होगा ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। रिलीजियसली स्ट्रिक्टली तैयारी आपको करनी है, भटकना नहीं है अपने गोल से यार, गोल पे रहकर तैयारी करनी है। चलो एनीवेज, तो भटकना नहीं है। तो वही चीज है कि पॉलिटिशियन जो है वो कई बार शॉर्ट टर्म गोल्स के कारण अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो खत्म कर देते हैं। अब आपका शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल में तो आप अपने जो वहां के स्टेट के जो निवासी उनको तो खुश कर लोगे, वोट जो है वो गैदर कर लोगे, सत्ता पे आ जाओगे। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म, वो स्टेट में अगर एमएनसीज अगर भाग जाएंगी तो रेवेन्यू फिर कहां से जनरेट होगा, फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगी, ये भी तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स जो कि इस प्रकार के कानून में हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि लोकलाइट्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है। कोई भी पर्टिकुलर जॉब है वो ऑब्वियस ही बात है मेरिट के ऊपर आधारित होनी चाहिए। जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इतनी ज्यादा, जी जान लगाकर, मन लगा के तैयारी करें। अब देखो यहां पर रिजर्वेशन वाला पॉइंट मत लेकर आना, ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में रैंक 1 उसी को मिलेगी जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा। ये कुछ बेवकूफ लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग को लगता है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट काफी सारे लोग उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, क्योंकि उनको राइट्स उठाने दो ना। क्यों क्यों चल रहे हो, क्यों चढ़ रहे हो। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, ठीक है। उनको तो सिर्फ प्रीलिम्स तक की मौका मिल पाता है ना, प्रीलिम्स पर ही कट ऑफ मिल पाता है, या फिर अगर मेंस में भी हो तो वो लास्ट रैंक ही उनकी आएगी। आईएएस तो कोई बनेगा नहीं। कोई व्यक्ति आईएएस जो है वो रिजर्वेशन के माध्यम से जो है वो कब बनेगा, जब उस वो टॉप पोजीशन पर रहेगा।
टॉप 10 रैंक किस व्यक्ति की आएगी? जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो रैंक जो होती है वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, राइट। और कट ऑफ जो होता है वो तो सिर्फ आपको एक धक्का दे दिए कि चल ठीक है यार, ग्रुप डी वाली सर्विस पे आ जा, राइट, लो वाली सर्विस पे जो है वो आ जा तू। वैसे तो ग्रुप डी की यहाँ पर बात नहीं है, आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस ग्रुप ए पर की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं। आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ एक पुश देने के लिए है, मेरिट के लिए नहीं है। हाँ, इसमें अलग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कॉलेजेस से रिलेटेड हो जाते हैं कि आप अच्छे कॉलेज से जो है वो निकलोगे तो आपको अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली इस जीवन में एजुकेशन मैटर नहीं करता है, इस जीवन में अवेयरनेस मैटर करती है। मैंने बहुत सारे देखे हैं, मेरे खुद दोस्त थे, बहुत पढ़ाई करते थे, बहुत बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग थे, मतलब स्कूल में उनके 90 99 95 के ऊपर परसेंट, 99। अरे मैंने बाप रे, और आज की रेट में 35,000 की जॉब जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब? तो आपको, अगर आप सोचते हो कि आपके अगर स्कूल में या कॉलेजेस में अगर मार्क्स कम है तो आप आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो ये गलत सोचते हो आप। आईएएस क्वालिफाई उनने भी किया है जिन्होंने 12वीं 2 बार 3 बार रिपीट करी है, उनने भी क्वालिफाई किया है। 12वीं फेल लोगों ने भी, मतलब 12वीं फेल तो ऑब्वियसली क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, 12वीं फेल होकर फिर से 12वीं देकर ऐसे लोगों ने भी जो है आईएएस एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आप बिल्कुल ये टेंशन मत लो कि आपके मार्क्स खराब है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो कर सकते हो। तो ये चीज है, राइट। और इस विधेयक के तहत नियोक्ताओं को स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में नियुक्त करने के लिए मजबूर करना भारत के संविधान द्वारा बनाए गए एक संघीय ढांचे का उल्लंघन है। फेडरल स्ट्रक्चर का क्लियरली वायलेशन है कि आप एम्प्लॉयर जो है उनको आप जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि वो जो है वो एक ही जगह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो सीख कर सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। फंडामेंटल राइट कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी जाकर जो है वो जॉब जो है वो कर सकता है, कहीं पर भी जाकर बिजनेस जो है वो कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो बात अलग है, बट इस तरीके से रिजर्वेशन का क्लॉज ले आओगे तो दैट विल बिकम टोटली डिफिकल्ट। आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर का, संघीय ढांचे का जो है उल्लंघन कर रहे हो, राइट। और इसके तहत सरकार सार्वजनिक हित के विपरीत कार्य नहीं कर सकती। तो पेटिशनर ने ये बोला है कि सरकार, गवर्नमेंट जो है ये सार्वजनिक हित के, पब्लिक इंटरेस्ट के हित के विरुद्ध नहीं जा सकती। ये आप जो है वो एक क्लास को बेनिफिट देने के लिए आप मेजोरिटी को जो है वो आप वो नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको एक क्लास को बेनिफिट, इक्विटी करो, दैट इज गुड, इक्विटी इज गुड कि आप जो है वो पुश दे रहे हो, बट इस तरीके से 75%, 10% 20% होता तो भी समझ में आता कि चल ठीक है यार आपने कुछ किया। 75% प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा ये सब चीजें। प्राइवेट सेक्टर वर्क ऑन प्रॉफिट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस कानून के हाइलाइट्स क्या हैं, चलिए आइए मैं आपको समझाता हूं। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो 75% रिजर्वेशन वाली बात तो आपको पता लग गई कि प्राइवेट सेक्टर जॉब में जो रेसिडेंट कैंडिडेट जो होंगे, जो डोमिसाइल के होंगे, राइट, अधिवास जिनका होगा, राइट, तो निवासी प्रमाण पत्र जो है वो हरियाणा का जिनके पास होगा, सिर्फ उन्हीं को ही जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, यानी कि 75%। मतलब ये मान के चलो आप कि 10 में से 7-8 लोग जो है वो होना एक कंपनी में मैंडेटरी होगा कि जो हरियाणा के होंगे। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये कानून जो है वो 10 साल के पीरियड के लिए होगा, सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना। और ये कानून मंथली सैलरी जिनकी 30,000 से कम है उनके लिए एप्लीकेबल होगा, 30,000 से ऊपर वाले लोगों की सैलरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो कि आपने कई बार आप पढ़ने वढ़ने गए हो, दिल्ली वगैरह गए हो या फिर आप दिल्ली के होगे तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में। काफी सारे लोग अलग अलग जगह से 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, भारी मात्रा में लोग नौकरी करने दिल्ली पहुंचते, रिक्शा चलाते हैं भारी मात्रा में लोग। आप दिल्ली में पूछिएगा किसी रिक्शा वाले से, यूपी बिहार कहीं कहीं का आपको मिलेगा वो। हरियाणा में गुड़गांव की अगर आप बात करो तो वहां पर भी काफी सारे लोग आपको मिलेंगे बिहार के इधर उधर के। मैं बात नहीं कर रही, ये तो रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, ये प्राइवेट, मतलब ये उसका खुद का इंडिविजुअल बिजनेस होगा, राइट, मतलब वो खुद सोल प्रोप्राइटर है, राइट। बट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर किसी कंपनी की, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी होती है आजकल, तो ये सिक्योरिटी गार्ड कई बार बाहर से आ रहे होते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट कंपनी टू सर्वाइव, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कई बार जैसे वो वाली जॉब होती है तो चलो ठीक है, ये सब जॉब तो फिर भी ऑब्वियस ही बात है कि आप जो है वो स्किल, इसमें उतनी ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे बीपीओ है, बीपीओ कितने सारे हैं, गुड़गांव में देखिए आप, बीपीओ कितने सारे आपको मिलेंगे भारी मात्रा में। तो बीपीओ में जो जॉब होती है
उसकी भी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती। कुछ कुछ होती है बीपीओ में जॉब हम लोग को 40-40 हज़ार तक जो है वो देखने को मिलती है हैदराबाद, बट वो भी आपको डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स जो है वो किस टाइप की है। मैंने मैंने काम किया था बीपीओ में बहुत साल पहले, 12th के बाद पास हो गया, अपन ने जो है वो काम शुरू किया, 4,500 रुपये महीने की जो है वो जॉब पे काम किया था 4,500, उससे उसी में अपन खुश थे बहुत। फिर जब एक दिन पता लगा कि अरे मेरे साइड वाले जो भैया हैं पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 15,000 है, अपन ने विद्रो कर दिया। क्योंकि उस समय कुछ भी काम करो गाइस, कुछ भी काम करो, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आज पढ़ रहे हो तो गिव योर बेस्ट। मेरा लेक्चर सुन रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। मैंने जब काम किया था बीपीओ में, पहला महीना मेरा जो था, पहली बात तो 5 दिन में मैं भाग गया था क्योंकि एनवायरमेंट कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। अपने दोस्तों को लेकर आ गया मैंने कहा तू भी जॉब कर, देख मैं भी कर रहा हूँ तू भी कर। 4-5 दोस्त को लेकर आ गया बीपीओ के अंदर, मस्त जॉब करी, मजा आया एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला महीना बेस्ट न्यू कमर अवार्ड, दूसरा महीना हाईएस्ट सेल, तीसरे महीने में उस बीपीओ का बॉस मेरे साथ, नाइट शिफ्ट थी, रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे का रहता था, रात में 2 बजे मुझे खीर खिलाने ले जाता था। खीर बस स्टैंड पे बहुत बढ़िया खीर मिलती थी, पसंद थी मुझे। तो और कमलाश कैसे हो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सेल्स मारता था उनके यहाँ, सबसे ज्यादा। 9 बजे मेरा काम शुरू होता था, 12 बजे वाले ब्रेक में सब खत्म। मतलब मान के चलो पूरे बीपीओ में करीब 50 एक लोग थे, मैं आपको बता रहा हूँ 45 लोग एक तरफ और हम 5 लोगों की हाईएस्ट परफॉर्मेंस लोगों की टीम एक तरफ, जिसमें मैं न्यू कमर था और बाकी 4 पिछले 3-4 साल से काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस वाले थे। और मेरे अंदर क्वालिटी क्या थी, मैं वो गेम को समझ गया था। गेम क्या था बीपीओ का, लोग लगे रहते थे कस्टमर को कन्विंस करने, ले लो ले लो ले लो। मैं क्या करता था, लेना है तो लो। इवन इन माय कोर्सेज ऑल्सो मैं किसी को नहीं बोलता लो, कोई जरूरत नहीं लेने की, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है भाड़ में जाओ। यहां मैं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूं, यहां मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूं। यू गाइज आर लाइक बच्चे नहीं हो, आप लोग बड़े हो, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, यू नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। सो दीज आर सम पॉइंट्स जिस पर काम करना है। कुछ भी काम करो फोकस रहकर करो। मैं जो भी काम करता हूं बहुत फोकस रहकर करता हूं, कोई भी एक चीज करूं मैं, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन ईच एंड एवरी थिंग। आपको लग रहा होगा सर ज्यादा बोल दिया आज आपने, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ा दो। पढ़ा रहे हैं, कभी कभी सुन भी लिया करो। चलो, तो ये जो कानून है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 10 साल के पीरियड के लिए होगा। मंथली सैलरी जो होगी वो 30,000 से कम की होनी चाहिए, राइट। तो ऐसी सैलरी वाली जॉब में लोकलाइट्स को हायर किया जाएगा। रैशनल क्या है इस पूरे कानून के पीछे, तर्क क्या है? एक ऐसा हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज युवाओं के लिए कि एक अच्छा बैलेंस जो है वो बन सके, कि इंडस्ट्री भी जो है वो प्रोग्रेस कर सके और इकोनॉमी भी जो है वो आगे बढ़ सके। कहां से बढ़ाओगे इकोनॉमी जब एमएनसी भग जाएगी? कंसर्न, चिंता जो है वो इस बिल से रिलेटेड क्या है, तो पूरी चिंता मैं आपको बता चुका हूं, कुछ थ्योरी है वो ध्यान से सुनो। इट कुड लीड टू मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल फर्म मूविंग आउट ऑफ द स्टेट, एमएनसीज बाहर चली जाएगी, क्लियरली यहां पर मेंशन है आपकी थ्योरी में, राइट। पीडीएफ आपके पास आती है तो इस पीडीएफ का उपयोग किया करो, बार बार देखा करो, रिवाइज किया करो। रिजर्वेशन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस, तो रिजर्वेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को जो है वो अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल इश्यूज जो है वो इन कानून के क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन है एक तो डोमिसाइल रिजर्वेशन का जॉब्स के अंदर, तो ये बड़े एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि डोमिसाइल कोटा जो है वो एजुकेशन में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि फेयरली कॉमन है, जनरल है। कोर्ट्स ने तक जो है वो इस चीज को जो है वो कहा है कि इस प्रकार से जो रिजर्वेशन है वो आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी मत एक्सटेंड करो। यहां तो आपने प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जो है वो एक्सटेंड कर दिया इस टाइप की डोमिसाइल रिजर्वेशन, है ना। और इशू ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनको ये रिजर्वेशन जो है वो कंप्लाई करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के साथ। और इवन आपको एक और चीज बता देगा, इसकी स्टेट जो है उसको ये पावर मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से। किस टाइप की पावर? कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की पावर। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी मैनिफेस्ट प्रोविजन नहीं है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो क्लियरली ये चीज मेंशन है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे रिजर्वेशन की तो बात की गई है, बट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं, और आप इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं ला सकते हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी जो है उसके भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उसके भी पक्ष में नहीं है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये पूरी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने थोड़ा बहुत आपको जो ज्ञान दिया होगा उससे आपके दिमाग खुल गए होंगे और आप अच्छे से तैयारी करने लगोगे, राइट। कभी कभी ले लिया करो, ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है। गाइस म्यांमार को लेकर ये बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो गाइज आपको पता होगा कि लगभग अब 1 साल जो है वो हो चुके हैं। म्यांमार की सेना ने, म्यांमार की गवर्नमेंट जो है वो हटा दी थी, तख्ता पलट कर दिया था, मिलिट्री कूप हम लोग को म्यांमार के अंदर देखने को मिली थी, है ना। तो लगभग 1 साल पहले सेना द्वारा देश की सत्ता पर अधिकार जमा लेने के बाद से म्यांमार में बड़े पैमाने पर विरोध पर प्रदर्शन, सशस्त्र प्रतिरोध और सामूहिक हत्याएं हुई हैं। तो जब से म्यांमार के अंदर उसकी मिलिट्री ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया है, मास प्रोटेस्ट म्यांमार में देखने को मिल रहा है, आर्म्ड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और मास किलिंग्स हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट नंबर 1। आप क्या किया करो, जब मैं आपको पढ़ाऊं ना, तो कई बार वैसे तो आपके पास पीडीएफ आती है, बट आई वांट कि एक बार पर सुनते सुनते बस कि इन जनरल जैसे कि आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अपन अपना हाथ जो चलता रहता है ना, तो हम फोकस रहते नहीं, तो पता लगे अपना ब्रेन जो है सुन रहे हैं कुछ और दिमाग जो है वो कहीं और जा रहा है कि अरे वैलेंटाइन का गिफ्ट क्या लेना है। भैया पेपर अपने पास रखो, जो भी बताता जा रहा हूं उसको एक बार लिखते चलो पॉइंट पॉइंट। तो जैसे कि पहला पॉइंट में जो है आप लिख लो कि म्यांमार, वहां पर मिलिट्री कूप हुआ, मतलब वर्ड लिख लो म्यांमार मिलिट्री कूप, और 1 ईयर कंप्लीटेड, और 1 ईयर जब कंप्लीट हुआ तो वहां पर मास किलिंग, आर्म्ड रेजिस्टेंस, मास प्रोटेस्ट हुआ। तो ये पहला पॉइंट है ना। और निर्वाचित नेता आंग सांग सू की को जेल भेज दिया गया। इनकी जो इलेक्टेड लीडर थी आंग सांग सू की, इनको जेल भेज दिया गया। एंड म्यांमार की सेना ने पिछले साल तख्ता पलट करते हुए 1948 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद देश के इतिहास में तीसरी बार सत्ता हथिया ली थी। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि ये पहली बार है कि म्यांमार गवर्नमेंट जो है वो हटाकर म्यांमार की मिलिट्री वहां पर एस्टैब्लिश हो गई, तो क्या ये पहली बार है? नहीं, 3 बार ऑलरेडी, ये तीसरी बार है। अभी तक टोटल 3 बार जो है वो हो चुका है कि वहां पर मिलिट्री ने अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया हो, मिलिट्री ने अपना कंट्रोल जो है वो कर लिया हो पूरे म्यांमार के ऊपर, मिलिट्री कूप, तख्ता पलट कर दिया हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। क्लियर? सिर्फ एक एक दो दो पॉइंट बस लिखना है और कुछ नहीं। और वर्तमान प्रमुख की बात करें कि आज की डेट में जो है वो कौन लीड कर रहा है म्यांमार को, या फिर आप कह सकते हैं कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सैन्य कमांडर इन चीफ मिन आंग हलिंग, मिन आंग हलिंग, तो वर्तमान में म्यांमार के चीफ हैं, ये प्रमुख हैं। उनका काफी लंबे समय से महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव रहा है। उन्होंने देश के लोकतंत्र की ओर बढ़ने के दौरान भी म्यांमार की सेना तातमांडो, तो म्यांमार की सेना का नाम क्या है? तातमांडो का प्रभुत्व सफलतापूर्वक बनाए रखा। इवन जब इन्होंने तख्ता पलट नहीं किया था उससे पहले भी म्यांमार की मिलिट्री को जो है वो हमेशा आगे लीड करने में ये लीडर रहे हैं, जिनका नाम है मिन आंग हलिंग। तो क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं मिन आंग हलिंग कौन है? अभी रिसेंटली न्यूज में इनका नाम था। तो म्यांमार को लीड कर रहे हैं, म्यांमार के मिलिट्री के कमांडर इन चीफ है, राइट। तो ये चीज क्लियर है, यहां तक बात है। तो तख्ता पलट पर अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है, इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है? तो आपको बता देगा इसकी यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि म्यांमार में हिंसा की तीव्रता, जो इतनी तेजी से हिंसा जो हो रही है, वायलेंस इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, और गरीबी में तेजी से वृद्धि जो हो रही है, तो म्यांमार के अंदर इन्होंने बोला कि अभी जो वायलेंस हो रहा है और जो अभी गरीबी देखने को मिल रही है, लगातार बढ़ती रहेगी। मानवीय संकट जो है वो उत्पन्न होने की चेतावनी दी है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और गहरे होंगे और डीप होंगे, गरीबी और होगी और लोग परेशान होंगे म्यांमार के अंदर, अगर वापस से गवर्नमेंट को स्टैब्लिश नहीं किया गया समय रहते तो। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बिल्कन, इन्होंने म्यांमार के सुरक्षा बलों पर आतंक का शासन करने का आरोप लगाया। आतंक का शासन, कि उन लोग आतंक का शासन कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से म्यांमार की मिलिट्री को आतंकवादी कहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स पर म्यांमार के। हालांकि चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट जो है उसको खारिज किया, बट हालांकि वो ये भी कहता है कि वहां पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आना चाहिए। तो ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। चाइना जो है वो डायरेक्टली म्यांमार के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, ये कहकर कि म्यांमार की मिलिट्री जो है उसको हटाओ। वो इनडायरेक्टली कह रहा है, बस वो बोल रहा है कि नहीं यार, डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स है उस पर जो है वो करो, सरकार बनाओ, मतलब कि लोकतांत्रिक मानदंडों पर लौटिए, ये कह रहा है। बट उसने मिलिट्री के अगेंस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो उस मिलिट्री के अगेंस्ट जाएगा तो अभी आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो म्यांमार के अगेंस्ट है, इंडिया जो है वो
डायरेक्टली नहीं बट यस इनडायरेक्टली हम भी, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली थोड़ा खेल रहे हैं। हालांकि भी अपन ने डायरेक्ट स्टेटमेंट भी कुछ समय पहले दिए थे, मतलब बिल्कुल फोर फ्रंट पे आकर, काफी समय से हम कुछ बोल नहीं रहे थे, बट हमने अभी डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि भाई ठीक करो, क्योंकि हम लोग भी अफेक्टेड हो रहे हैं इस इशू के कारण, क्योंकि काफी सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हो रहे हैं, जिनको सपोर्ट करती है म्यांमार की मिलिट्री, राइट, या म्यांमार के कुछ ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, राइट, जो कि इंसर्जेंसी को भी सपोर्ट करने लगती हैं। और अभी म्यांमार की मिलिट्री ने हमें हेल्प करी थी कुछ समय पहले कि उस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, दूर करने के लिए। बट अभी क्या होगा कि अगर अब हम म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारे लिए डिफिकल्टी आ जाएगी, राइट। बट और भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारा पैसा म्यांमार के अंदर लगा है, काफी सारे हम लोग प्रोजेक्ट्स जो है उस पर काम कर रहे हैं म्यांमार में। अब इस इशू के कारण, तख्ता पलट के कारण हमारे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे, कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, तो इसलिए हमने अभी आवाज उठाई है। बट काफी समय तक हम चुप बैठे थे, क्योंकि हमें डर था कि यार ये म्यांमार की मिलिट्री फिर हमें सपोर्ट नहीं करेगी, तो इंसर्जेंसी जो है वो बढ़ जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। तो ये सब पॉइंट्स आपको कैप्चर करना, और ये सब पॉइंट्स में अलग से नहीं बता रही, ये सब पूरे न्यूज में आए हैं पिछले 1 सालों में। अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ये पूरे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप्ड होगी। यू जस्ट हैव टू फोकस एंड रेगुलर रहो यार, कंसिस्टेंट रहो। एग्जाम में कंसिस्टेंट रहना, फोकस रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ रहे हो तो एक बार ऐसा पढ़ो कि चीजें दिमाग में घुसे। पढ़ रहे हो और सोच रहे हो वैलेंटाइन के बारे में, क्या मतलब। चलो, इंडिया की डिमांड क्या है गाइस, तो भारत की मांग जो है वो क्या है, तो म्यांमार जो है वहां पर डेमोक्रेसी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आ जाए, पहला पॉइंट। दूसरी मांग है कि जितने भी आपने लोगों को हिरासत में ले रखा है उनको छोड़िए, स्पेशली पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह, राइट। और इसके अलावा बातचीत करके मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करवा, और पूरी तरह से जितना भी हिंसा वगैरह जो हो रही है उसको पूरी तरह से समाप्त करो, सीज करो सभी प्रकार के वॉयलेशन को। और इंडिया ने इवन सपोर्ट किया आसियान के इनिशिएटिव को भी म्यांमार पर। और 5 पॉइंट कंसेंसस जो हम लोग को देखने को मिलता है, 5 सूत्री सहमति जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसका भी इंडिया समर्थन कर रही है। ये क्या है, 5 सूत्री सहमति की पहली फुर्सत में निकल पहली फुर्सत में निकल नहीं, पहली फुर्सत में हिंसा का तत्काल समाप्ति, मतलब कि खत्म करो हिंसा को। शांतिपूर्ण समाधान, मतलब शांतिपूर्ण समाधान, रेजोल्यूशन लेकर आओ डायलॉग्स के थ्रू, बातचीत करके, संवाद के थ्रू। और साथ ही साथ मध्यस्थता, मीडिएशन की सुविधा हेतु आसियान के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति, मतलब स्पेशल आसियान एनवॉय जो है वो अपॉइंट किया जाए, जो कि इस पूरे मुद्दे को रिजॉल्व करे। और विशेष प्रतिनिधि मंडल द्वारा म्यांमार का दौरा, मतलब कि म्यांमार पर विजिट किया जाए एक विशेष प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, यानी कि एक स्पेशल एनवॉय होना चाहिए जो कि वहां पर जाए, विजिट करे, सिचुएशन को देखे, ट्रैक करे और म्यांमार की सहायता करो, जो म्यांमार इतनी प्रॉब्लम्स में आज की डेट में है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को म्यांमार की हिस्ट्री भी समझाना चाहूंगा। तो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट ने, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने 19वीं शताब्दी के दौरान म्यांमार पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने इस क्षेत्र को, म्यांमार को बर्मा कहा था। अब जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना, लिखते जाना। इन्होंने इस क्षेत्र को जो है वो बर्मा कहा। तो बर्मा एक एथनिक ग्रुप के नाम पर रखा गया, एक जातीय समूह, एक प्रमुख जातीय समूह के नाम पर रखा गया बर्मा नाम। और एक जातीय समूह का जो है वो नाम है बर्मन या फिर बमार, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो ब्रिटिशर्स ने बर्मा नाम क्यों दिया, वहां पर रहने वाली एथनिक ग्रुप के नाम पर नाम रख दिया गया, जातीय समूह के नाम पर नाम रख दिया गया। तो ये पॉइंट क्लियर रखो। ये ऐसे ही चलता रहा 1937 तक, जब बर्मा जो है वो ब्रिटिश इंडिया से अलग हुई और एक सेपरेट कॉलोनी बन गई। तो 1937 एक ईयर इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश कॉलोनी से बर्मा अलग होकर एक सेपरेट कॉलोनी बन गई। इवन जब ब्रिटिशर से आजादी मिली 1948 में म्यांमार को, तो उसने सेम नाम रखा, यूनियन ऑफ बर्मा, यूनियन ऑफ बर्मा। फिर 1962 में मिलिट्री ने जो है वो वहां की सिविलियन सरकार को गिराया पहली बार, मतलब कि तख्ता पलट 1962 में म्यांमार में पहली बार हुआ। और फिर इन्होंने ऑफिशियल नेम को चेंज किया 1974 में और नाम रख दिया गया सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ बर्मा। सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ बर्मा, ये नाम जो है वो इन्होंने रख दिया बर्मा का, राइट। और फिर 1988 में म्यांमार के सशस्त्र बलों ने जनता के एक विद्रोह, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, को दबाने के बाद देश में फिर से सत्ता संभाली और देश के
आधिकारिक नाम को फिर से बदलकर यूनियन ऑफ बर्मा कर दिया गया। तो 1988, पहले तो 1962 में मिलिट्री कूप हुआ, फिर 1988 में मिलिट्री कूप हुआ म्यांमार के अंदर, मिलिट्री ने वहां की सरकार को हटा दिया, फिर अभी रिसेंटली 2021 में हुआ, है ना। तो ये 3 ईयर्स आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा। तो वहां पर फिर से हुआ कि उस समय जब 1988 में तख्ता पलट हुआ था तो हजारों लोग मारे गए थे। आज की डेट में भी काफी सारे लोग गायब है, मारे गए हैं, आंकड़े सामने नहीं आए एक्चुअली, बट काफी सारे लोग मारे गए हैं आज भी, राइट। और इस पूरे इशू के 1 साल बाद, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, 1989 में म्यांमार की जो संसद है, पार्लियामेंट है, जुंटा, जिसे जुंटा कहते हैं, जुंटा, इसने एक कानून पारित किया, एक कानून लेकर आई, जिस कानून के तहत इन्होंने बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कर दिया। तो 1989 में म्यांमार नाम जो है वो रखा गया और देश का नाम म्यांमार संघ यूनियन ऑफ म्यांमार जो है वो हो गया। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो नाम चेंज से जुड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है, तो ये भी आप समझिए। तो गाइस, कहा यह जाता है, मिलिट्री ने यह चीज कही है कि ये चाहते हैं कि कॉलोनियल पास से, जो कॉलोनियल जो एरा था, जो ब्रिटिश शासन था, तो ये चाहते हैं कि उस चीज को, उस थिंकिंग को कंटिन्यू ना रखा जाए। इन्होंने नया नाम जो है वो इसलिए रखा क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी जो है, क्योंकि ब्रिटिशर ने क्या किया था, एक कम्युनिटी के नाम पर, बर्मा कम्युनिटी के नाम, मतलब यानी कि बर्मन कम्युनिटी के नाम पर जो है वो रख दिया बर्मा नाम। तो मिलिट्री ने कहा म्यांमार की कि हम ये नहीं चाहते कि एक कम्युनिटी के नाम पर ये जानी जाए, ये क्षेत्र जाना जाए, म्यांमार जाना जाए। टोटल 135 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज जो हमारी एथनिक ग्रुप है, जो कम्युनिटीज हैं, जो जातीय समूह है, सभी के नाम पर जो है वो जाना जाए। म्यांमार एक के नाम पर क्यों जाना जा रहा है? तो ये तो नाइंसाफी है दूसरों के लिए कि यार दूसरों के नाम पर जो है वो ये कंट्री का नाम नहीं जाना जा रहा है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के नाम पर ये कंट्री का नाम जाना जा रहा है। तो ऐसा तर्क जो है वो दिया म्यांमार की मिलिट्री ने। तो जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, म्यांमार की मिलिट्री, ऐसा कुछ नहीं है। आलोचक का कहना यह है कि बर्मा और म्यांमार, इसका बर्मी भाषा में शब्द एक ही है। म्यांमार जो है वो बर्मा कहने का फॉर्मल तरीका है, बस एक। बर्मा जो है वो इनफॉर्मल है, बट फॉर्मल वे में अगर आपको कहना है तो आप वो कहिए, म्यांमार कहिए। तो ये कहते हैं म्यांमार और बर्मा एक ही है, मिलिट्री फालतू की बात कर रही है। और कुछ और भी नाम जो है वो चेंज किए गए, राइट, जैसे कि रंगून से यांगून। ये केवल बर्मी भाषा के साथ अधिक अनुरूपता को दर्शाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। भले ये कहते हैं कि एक ही चीज है, ये बर्मीज भाषा ही है, इनका अर्थ भी जो है वो बिल्कुल सेम है। ये फालतू बात कर रही है मिलिट्री की ये यूनिफाई करना चाहती है सभी कम्युनिटीज को, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही नाम परिवर्तन केवल अंग्रेजी में हुए हैं, राइट, नेम जो है वो इंग्लिश में ही जो है वो चेंज हुए हैं, और इवन इंग्लिश में भी जो एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो बर्मीज ही है, ना कि म्यांमारीज। क्योंकि हम बोलते हैं ना बर्मीज गवर्नमेंट, कई बार बर्मीज शब्द का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो आज भी बर्मा एग्जिस्टेंस में है। तो ये तो फालतू का तर्क दिया था मिलिट्री ने, ये काफी सारे आलोचकों का कहना है। और जो प्रो डेमोक्रेसी सिंपैथाइजर्स हैं, लोकतंत्र समर्थक नागरिक जो हैं, उनका कहना है कि अभी तक देश के जितने भी नाम परिवर्तित हुए हैं वो सभी के सभी अवैधानिक थे, इलेजिटिमेट थे, क्योंकि इन्हें लोग की इच्छा से तय नहीं किया गया था। मतलब लोग जो है उनकी चाह क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये चीज नहीं सुनी गई। डायरेक्टली मिलिट्री लीडर्स ने ये नाम जो है वो चेंज किए, या फिर जो लीडर्स हैं उन्होंने नाम चेंज कर दिए। और इसी के रिजल्ट के तौर पर परिणाम स्वरूप दुनिया भर में कई सरकारों ने जुंटा का विरोध करने और नाम परिवर्तन को नजरअंदाज करने का फैसला किया और देश को बर्मा और इसकी राजधानी रंगून कहना जारी रखा। तो काफी सारी मतलब काफी सारी कंट्रीज कंटिन्यूड है, आज भी ये म्यांमार को जो है वो बर्मा ही कहती हैं, है ना, इसको चेंज नहीं किया काफी सारी कंट्रीज ने नाम। तो ये चीज है। अब मैं आपको थोड़ा सा म्यांमार की मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता हूं। तो म्यांमार की मिलिट्री ने गाइस 2008 में एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। म्यांमार की मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, तो आप इस चीज को समझिए कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री का कितना स्ट्रांग रोल है। और इन्होंने सबके सामने क्वेश्चन कर दिया उसी साल 2008 में ही, रेफरेंडम में लेकर आ गए। मतलब सभी लोग को जो है वो दे दिया, मतलब एक पर्ची जो है वो दे दी और कहा कि आप देखिए, बताइए जरा, कि मतलब वोटिंग के लिए सभी लोग को जो है बुलवा लिया कि आप बताइए कि कैसा है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है। और कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री रोड मैप था डेमोक्रेसी के लिए,
लोकतंत्र का रोड मैप था ये, जो कि सेना द्वारा तैयार किया गया था, राइट। और ये इसलिए तैयार किया गया था क्योंकि वेस्ट से लगातार म्यांमार के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा था कि आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित अपनी सरकार बनाओ। और फिर बाकी खुद खुद ने भी रियलाइज किया कि म्यांमार को अब अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इकोनॉमी की आवश्यकता थी, क्योंकि म्यांमार उस कंडीशन में नहीं था। म्यांमार को अगर आगे बढ़ना है, ट्रेड करना है, तो ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा उसे बनना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को जो है वो ओपन करना पड़ेगा। तो म्यांमार को भी पता लग गया था कि हमें अब थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और तभी हो पाएंगे हम जब हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो ओपन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के दायरे में आएंगे, है ना। तो ये चीज हुई। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, एक तो वेस्ट का प्रेशर जिसके कारण से इन्होंने डेमोक्रेटिक अप्रोच जो है वो अपनाई, और दूसरा जो है वो खुद का रियलाइजेशन कि लगा कि नहीं यार, इकोनॉमी को ओपन जो है वो करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब, क्योंकि एमएनसीज कब आएंगे, एमएनसीज ऐसी कंट्री में थोड़ा आएगी कि जहां पर जो है वो हम लोग को ऑटोक्रेटिक रूल देखने को मिलता है, सिंगल पर्सन रूल, या फिर जो मोनार्की का प्रिंसिपल, या फिर इस प्रकार से स्ट्रिक्ट मिलिट्री का प्रिंसिपल। तो वहां पर एमएनसी आएगी नहीं, क्योंकि एमएनसी को पता है कि ये लोग साले बर्बाद कर देंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट मिलिट्री ने भी ये श्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने रोल को सबसे ऊपर रखा, कि नेशनल अफेयर्स में मिलिट्री का रोल सबसे ऊपर होगा। तो जैसे कि कई बार दिमाग में आता है ना कि वहां की मिलिट्री जो है वो कैसे अभी उसने वहां की सरकार को गिरा दिया, तो उसकी वजह ही ये है क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही मिलिट्री को पावर दे रहा था, जो कि मिलिट्री ने खुद ने बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है, वो ये कहता है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, बताइए जरा वहां की पार्लियामेंट का नाम क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसका नाम जो है वो बताया था। देखते हैं कितने एक्टिवली आप सुन रहे हैं और लिखते भी चल रहे हैं कुछ कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि वहां की मिलिट्री जो है, वहां की पार्लियामेंट जो है उसका क्या नाम है। और आपको बता दें कि वहां की मिलिट्री ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर अपने लिए 25% सीट्स रिजर्व करके रखी थी। मतलब मेंशन्ड है कि दोनों हाउसेस के अंदर मिलिट्री की तरफ से, मतलब टोटल हाउस का 25% जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, 25% मिलिट्री वहां पर रहेगी टोटल हाउस के रिप्रेजेंटेशन में। और इवन मिलिट्री की खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी, आप देखिए इस प्रकार की कंडीशन है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका बैकग्राउंड ही हम लोग को देखने को मिलता है कि मिलिट्री लीडर जो है वो टॉप पर ही रहे हमेशा, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो स्टैब्लिश किया, तो कैसे तख्ता पलटना हो, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। और ध्यान में रखना कि अभी तक कितनी बार तख्ता पलट हुई है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, और वो ईयर भी लिखकर बताओ कि कौन से ईयर में तख्ता पलट हुई है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। गाइस हम बात करेंगे रिवर सिटीज अलायंस के बारे में, नदी शहर गठबंधन के बारे में। तो इस नाम से ही पूरी चीज क्लियर हो गई है। ये एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसा अलायंस है जहां पर कौन शामिल होंगे, तो उन सिटीज, वो सिटीज शामिल होंगी इस प्लेटफॉर्म में जिन सिटीज के पास से जो है वो नदी गुजरती है, जिन सिटीज को टच करते हुए नदी गुजरती है। तो ये प्लेटफॉर्म इस प्रकार का इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम अब कॉमन अप्रोच लेना चाहते हैं नदी को, चाहे साफ करने की बात हो या नदी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट की बात हो। तो एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म हो जहां पर एक ही बार में सभी जो है वो नदी को ठीक करने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए एक साथ एफर्ट जो है वो लगा सके, प्रयास कर सकें, राइट। केस स्टडी कर सकें, मिलकर देख सकें एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ने क्या ऐसे कदम उठाए कि वहां पर से गुजरने वाली नदी को इन्होंने पोल्यूशन फ्री बना दिया, राइट। तो ये सब चीजें क्या क्या इनिशिएटिव लिए, जैसे कि नदी के माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, जैसे वाटर स्पोर्ट हो गया, कुछ हो गया, तो इस टाइप की चीजें, है ना। तो ये है रिवर सिटी अलायंस। तो ये लॉन्च किया गया किस ऑब्जेक्टिव से, टू प्रोवाइड द मेंबर सिटीज with a platform to discuss and exchange information on aspects that are vital for sustainable management of urban rivers, sharing best practices and supporting innovation। तो पहला पॉइंट, ये अलायंस प्लेटफॉर्म क्रिएट करने, मतलब इन्होंने इस अलायंस के जरिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जिससे कि जितनी भी महत्वपूर्ण जो जानकारी है, सूचना है, चर्चा है, वो आपस में की जा सके मेंबर सिटीज के द्वारा, राइट, कि जहां से रिवर होकर गुजरती है, कि सस्टेनेबल तरीके से किस प्रकार से मैनेज करना है अर्बन रिवर्स को, कैसी बेस्ट प्रैक्टिसेस रखनी है, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी कुछ प्रैक्टिस कर रही है जिससे फायदा मिल रहा है तो वो शेयर करे ये बेस्ट प्रैक्टिस, इनोवेशन जो है वो सपोर्ट किया जाए। तो ये सब चीजें हैं। और इस अलायंस के अंदर जो अलायंस जो लॉन्च किया गया है 30 सिटीज के साथ हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, श्रीनगर, प्रयागराज, तो ये सब शामिल है। और अलायंस जो है वो सभी रिवर सिटीज के लिए ओपन है, राइट। कोई भी रिवर सिटी जो है वो इस अलायंस को कभी भी जो है वो ज्वाइन कर सकती है, राइट। तो ये एक बेसिक सा फैक्ट है, प्रीलिम्स में आ सकता है रिवर सिटी अलायंस से रिलेटेड, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। तो यहां पर इस टॉपिक में हम लोग मेनली तीन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। COP 26 एग्जैक्टली है क्या, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे UNFCCC के बारे में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, और COP 26 में इंडिया ने जो है वो क्या अनाउंसमेंट करी है। तो ये चीजों को हम लोग एक साथ जो है वो कवर करेंगे। तो सिंपल सी चीज, दो चीज याद रखनी है। यूके के अंदर COP 26 हुई, यूके के अंदर स्पेसिफिकली ग्लासगो में, और क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है उसका ये 26वां कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम लोग इसको COP 26 कहते हैं। और COP का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, की जो पार्टीज हैं यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज है उनकी है कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिलती है। किसके ऊपर बेस्ड? क्लाइमेट चेंज को या फिर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रिड्यूस करने के ऊपर बेस्ड ये कॉन्फ्रेंस होती है। क्लियर ये वाली बात? आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एग्जैक्टली है क्या? तो COP हमें किसके अंडर देखने को मिलती है? UNFCCC के अंडर देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है इसका फुल फॉर्म, जो बनाई गई थी 1994 में। UNFCCC जो है वो स्टैब्लिश हुई थी किस चीज के ऊपर? कि ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिल रहा है, जो भारी मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैस हम लोगों ने, ह्यूमंस ने जो रिलीज कर दी है। देखो नॉर्मली ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है नेचुरली, राइट? अगर हम बात करें नेचुरली भी ग्रीन हाउस गैस जो है वो रिलीज होती है और फिर वो रिसाइकल, एनवायरमेंट जो है, नेचर जो है उसे रिसाइकल कर लेता है। बट हम लोगों ने, ह्यूमंस ने क्या किया? उसमें एक्स्ट्रा बर्डन ऐड कर दिया, और इसी एक्स्ट्रा बर्डन के कारण, ह्यूमंस के द्वारा किए गए एक्स्ट्रा बर्डन के कारण ये रिसाइकलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, और ये प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एनवायरमेंट में आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है आपको। आपकी एनवायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट वो है सिलेबस के अंदर आपका टॉपिक, राइट? प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और अब तो और ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे क्योंकि अभी इश्यूज हम लोग को मेनली इसी के रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड देखने को मिल रहा है। इवन ऐसे भी इससे रिलेटेड आएंगे, तो आप अच्छे आर्टिकल जो है वो प्रिपेयर करके रखा करो। और ये वाला जो आर्टिकल है जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बारे में तो प्रॉपर हर एक जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। तो UNFCCC जो स्टैब्लिश की गई थी वो इसी चीज के लिए स्टैब्लिश की गई थी कि ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है उसे क्या करना है? स्टेबलाइज करना है, स्टेबल करना है, राइट? और इसके अलावा COP जो मेंबर हम लोग को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के जो मेंबर्स देखने को मिलते हैं, ये एक मीटिंग होती है, और ये मीटिंग होना शुरू हो गई थी 1995 से। और COP 1 की जो मीटिंग, यानी कि पहली जो मीटिंग हुई थी COP की, वो 1995 में हुई थी बर्लिन में, राइट? और इस मीटिंग के दौरान किन चीजों पर डिस्कशन किया गया? पहले तो उन्होंने बोला कि भैया उपाय लेकर आओ, क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, तो उससे लड़ने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को उपाय लाए जाए। क्योंकि पहली चीज तो ये कि अब तो उपाय ढूंढेंगे, क्योंकि पहली ये कॉन्फ्रेंस है, तो उस तरीके से प्रैक्टिकली सोचो। तो पहले तो ये ढूंढना ढांडी करेंगे, फिर इन्होंने बोला कि सभी लोग भैया सहयोग करो इस प्रकार के प्लान्स को बनाने के लिए, कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रिड्यूस करने वाले प्लान्स को बनाने के लिए सभी अपना अपना जो है वो योगदान दें, सहयोग करें, है ना, कंट्रीब्यूट करें सभी लोग। फिर एजुकेशन को प्रमोट करो, ट्रेनिंग को प्रमोट करो, पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्योंकि पब्लिक अगर अवेयर होगी तो धीरे धीरे करके हमें देखने को मिलेगा कि सिचुएशन पब्लिक के थ्रू जो है हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज एजुकेट करो लोगों को कि क्या प्रॉब्लम्स आगे चल के हो सकती हैं अगर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को हमने रिड्यूस करने पर प्रयास नहीं किया मिलजुल कर सभी लोगों ने एक साथ, है ना। और UNFCCC के अकॉर्डिंग COP 26 जो है वो 4 गोल्स पर काम करती है। पहला गोल क्या है? हमें देखने को मिलता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर को जो है वो रिड्यूस करके रखना, राइट। और मिड सेंचुरी तक नेट जीरो जो है वो लेकर आना। नेट जीरो का मतलब अभी आपको वैसे तो पता ही होगा, रेगुलर क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, नहीं पता तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। पहले सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि मिड सेंचुरी तक, मतलब आप कह सकते हैं कि 2050 तक नेट जीरो अचीव करना पूरे दुनिया भर में, एंड टेम्परेचर लेवल को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है वो रखना, राइट, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। और इसके अलावा अडॉप्ट करो कि कम्युनिटीज को हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना है। मतलब यहां पर ये चीज बताई गई कि जो प्रजातियां होती है, स्पीसीज होती हैं, उनको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि देखो ये स्पीसीज जो आप ये कह सकते हैं कि स्पीसीज जो एक्सटेंट होती है ना, जो लुप्त होने लगती है, ये एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। देखिए गाइस, काफी सारी, आपको पता होगा कि काफी सारी ऐसी स्पीसीज है, उनको सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ना। और जब ये टेम्परेचर हल्का सा भी उनके लिए राइज होगा, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, स्पेशली ये एक्वेटिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है, पता है आपको।
समुद्र में रहने वाली प्रजाति या पानी के नीचे, इन जनरल पानी के नीचे रहने वाली प्रजातियों में एक चीज ये रहती है, उनमें हल्का सा भी अगर टेम्परेचर चेंज हो गया ना तो वो मर जाती है। वो हल्के से भी टेम्परेचर चेंज को या फिर अपने एनवायरमेंट को हल्के से भी चेंज होता है उनका एनवायरमेंट, उनका हैबिटेट, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। अरे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपके पास एक्वेरियम होगा या फिर आपके आपके किसी फ्रेंड के पास एक्वेरियम होगा, तो आप पूछना, अक्सर काफी सारे लोगों के साथ ये होता है कि जैसे ही वो पानी चेंज करते हैं, पहले जो होता है ना, अपना एक्वेरियम की सफाई कर रहे हैं, पानी चेंज कर रहे हैं, जैसे ही बॉस पानी चेंज करते हो ना, मछली मर जाती है। तो इसलिए अब मैंने भी जो है वो कुछ समय पहले जो है वो रखा था, आज की रेट में नहीं है, आज की रेट में सिर्फ एक ही अपने पास फिश है, राइट, छोटी सी बढ़िया सी, बहुत साल से अपने पास गोल्ड फिश है एक, और बहुत बढ़िया सी है वो, मतलब तीन या 4 साल के आसपास हो गया उसको, बहुत बढ़िया है वो, हमारे साथ है, बढ़िया अच्छी है वो, राइट। तो उसको हमने प्रोटेक्ट करके रखते हैं बेहतरीन एकदम अच्छी तरीके से, उसके लिए अच्छी जगह जो है वो रखी हुई है। अच्छा एक्वेरियम, एक एक्वेरियम तो उसका टूट गया था, अभी लेकर आना बाकी है, अभी एक एक्वेरियम अच्छा लेकर आऊंगा उनके लिए। तो वो ये, क्योंकि अपन को भी अच्छा नहीं लगता ना यार, क्योंकि फिर अब तो सोच के रखा है कि अरे यार अपन आगे चल के कोई स्पीसीज ऐसा कोई पालेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा दुख होता है यार एकदम वो मर जाए अपनी वजह से। तो हमारे साथ भी सेम ये चीज होती थी, बड़ा हम घबरा जाते थे कि यार ये हो क्या रहा है, कि हमने जैसे ही पानी चेंज किया मछलियां मर गई। मैंने कहा ये क्या हो, फिर मैंने तुरंत जाकर जो है एक्वेरियम वाले से पूछा कि यार भैया ये क्या चीज, आप थोड़ा बताओ यार, क्योंकि ये तो बहुत हेल्दी थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने फिर मुझे ये चीज समझाई, फिर आगे चल के फिर एनवायरमेंट के टॉपिक पे चीजों को कवर किया अपन ने और पढ़ा, फिर और डिटेल में समझा। देखो ये बेसिक चीजें होती हैं, पता है, बेसिक प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, जो कि जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप कल को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए तो ये सब चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा है। लोग सोचते हैं कि अरे यार ये सिलेबस इतना सारा है और कैसे पढ़े, क्या कवर करें। अरे मोटिवेशन लेकर आओ अपने अंदर कि यही सब चीजें हैं वो आगे चल के आपके काम में आएंगी। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं, कोई एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है जो कि गर्म पानी जो है वो एक नियरेस्ट, जैसे मान लेते हैं कि नियरेस्ट रिवर जो है वो निकल रही है आपकी डिस्ट्रिक्ट के पास से, या फिर मान लेते हैं कि कोई एक लेक है, तो वो फैक्ट्री वाला उसमें गर्म पानी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो आप तुरंत जो है वो उसको रोकेंगे, बोलेंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, राइट। आप या अगर आपको करना है तो आप किसी स्टोर में पहले उस पानी को डालें, और वो भी ट्रीटेड वाटर को, गंदा पानी भी नहीं, उसको डालें, उसको ठंडा होने दें, उसके बाद फिर जो है वो रिलीज करें, वो भी धीरे धीरे, एकदम से भी नहीं, राइट। क्योंकि वहां पर मौजूद अगर कोई प्रजाति हुई तो वो मर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रजाति जो होती है, स्पेशली एक्वेटिक स्पीसीज, ये अचानक से जब टेम्परेचर लेवल चेंज होता है ना यार, तब वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो ये चीज इनकी रहती है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और परमानेंटली इसको याद रखिएगा ये वाली चीज को। और ये इंडिकेटर होता है। अब इंडिकेटर कैसे होता है? तो अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हुआ, तो जब ये प्रजातियां जब लुप्त होने लगती है ना अपनी जगह, अगर या लुप्त होने लगती है या फिर अगर अपनी जगह भी चेंज कर रही है, तो भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ समय पहले भी एक न्यूज आई थी कि जो स्नो लेपर्ड्स वगैरह जो है, जो स्नो लेपर्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इवन टाइगर्स भी जो है वो हिली एरियाज की तरफ जा रहा है, राइट। उनका जो हैबिटेट था वो नीचे वाले एरिया में था, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ठंडी बढ़ेगी। मतलब कि क्लियरली ये इंडिकेटर है, संकेत है कि भैया टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है और ये सब प्रजातियां जो है वो अब अपने हैबिटेट को चेंज कर रही हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो ये इंडिकेटर्स होता है। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके, देख के, जो रिसर्चर्स हैं और आने वाले समय में आप लोग भी यही सब चीजों को देखकर ऑब्जर्व करेंगे कि यार स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि कैसे जो है वो हमें चीजों को कंट्रोल करना है। अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये है इस एग्जाम की प्रिपरेशन, और ये मोटिवेशन भी है कि ये सब जो पढ़ रहे हो उसको याद हो ही जाएगा यार, आपको करने की आवश्यकता नहीं, याद हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं इस प्रिपरेशन के दौरान कि वो तो आपको याद रहेगी। और आपकी नॉलेज को सोचिए कितना ज्यादा बढ़ा रही है ये सब, कितनी अच्छा आपको बना देगी, एक परफेक्ट इंसान बनाएंगी, नॉलेजेबल पर्सन बनाएंगी। तो इस प्रिपरेशन को बर्डन की तरह मत करो, इस प्रिपरेशन को एंजॉय करते हुए करो कि अरे मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और जब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तब आप क्या करोगे, सोसाइटी को भी जो है वो चेंज करने की कोशिश करो। बट अभी नहीं, लेट मी टेल यू, पहले अपना एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद फिर ज्ञान दूसरों में बांटो। अभी कोई जरूरत नहीं किसी को ज्ञान बांटने की, अभी सिर्फ एग्जाम क्लियर करने पर मेनली फोकस करो। अपने ज्ञान बांटना है तो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसमें ज्ञान बांटो जितना बांटना है। अभी के लिए आपको अगर अपने ज्ञान को अगर बहुत ज्यादा जो है वो करना है ना, अंदर से फूट रहा है आपके अंदर कि अरे मुझे इतनी सारी चीज पता, मुझे निकालनी है, बॉस पेपर में लिख कर निकालो। अभी बाहर जाकर अपने दोस्त को समझाने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि ना वो आपको सीरियस लेगा ना कोई और आपको सीरियस लेगा। बट जिस दिन आपके नाम के आगे IAS IPS लग गया तो पूरी दुनिया आपको बहुत सीरियस लेगी, है ना। तो इसलिए एक दो को खुश करने के लिए अभी काम मत करो। अपनी नॉलेज को एक दो के साथ शेयर करोगे, आप सोचोगे कि आप उनके सामने आप बहुत सुपीरियर हो जाओगे, तो यू आर अ फुलिश पर्सन, राइट। आप बेवकूफ हो, फूल हो आप।
राइट, कि अगर आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हो मतलब आप सीधे सीधे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। अगर आपसे कोई कुछ पूछे भी तो बता दिया करो कि यार यूट्यूब सर्च कर ले यार, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, मना कर दो। अब आप बोलोगे कि अरे यार ये तो बुरा होगा ना सर, हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे। देखो यार, हेल्प जब करो जब अभी पहले अपनी खुद की हेल्प करो, सेल्फ हेल्प करो, पहले पहले अपनी हेल्प करके इस एग्जाम को निकालो, राइट। और अगर नॉलेज इतना ही शेयर करना है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो, तो उसमें अपने नॉलेज को शेयर करो, राइट। तो ये चीज मेरी याद रखना। और इधर उधर नॉलेज शेयर कर रहे हो तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं है, राइट। क्योंकि जो अपने टाइम को मारकर, अपने प्रीशियस टाइम को मारकर जो है वो दूसरों की हेल्प करने में लगा हुआ है। अच्छी अच्छी बात है हेल्प करो, बट अभी नहीं, वेट फॉर 1.5 years, फिर पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की हेल्प करना ना यार, एक दो लोग की हेल्प करने की क्या जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट की पूरी हेल्प करना। और फिर वो हेल्प जो होगी वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग होगी ना। अभी आप हेल्प करोगे, फिर कुछ साल के बाद आप कुछ बन ही नहीं पाए, फिर क्या कर लोगे। तो अभी पहले अपनी जो प्रायोरिटी है उनको सेट करके रखो। मैंने देखा अक्सर यार, मेरे मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग, जैसे आप सभी लोग हैं और जिनसे मेरी बात होती है स्पेशली, तो उनसे कई बार मैं सुनता हूं तो बोलते हैं कि अरे हम तो सर हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि दूसरों का भी भला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे दैट इज गुड, बट पहले अपना तो भला कर लो। मैंने कहा आप आईएएस बन गए क्या? बोले नहीं अभी तो नहीं। तो मैंने कहा जब बनोगे ना तब उसके बाद हेल्प करने पर फोकस करना। अभी अगर आपको इतना ही ज्यादा नॉलेज शेयर करने का, मेन्स आंसर राइटिंग लिखो, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली मेंस का आंसर ही जो होगा वो आपको वो डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो उसकी प्रैक्टिस करो ना यार, फालतू चीजों को करने की जगह। चलो, ज्यादा ज्ञान हो गया, अभी वापस आते हैं इस टॉपिक पर। तो दो चीज हमने देख ली, तीसरी चीज ये इन्होंने बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है, राइट, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें। $100 बिलियन हर साल क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को दें, है ना। और चौथी चीज ये कहा गया कि पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज किया जाए। पेरिस रूल बुक, राइट, इसमें पूरी चीज डिटेल में रूल जो है वो लिखे जाए कि कैसे हम पेरिस एग्रीमेंट को जो है वो फुलफिल करेंगे। तो ये चीज जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। तो ये चार गोल्स जो हमें देखने को मिल रहा है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 के जो है ये गोल्स हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट। तो ये तीन चीजों पर इन्होंने जो है वो मेनली फोकस किया था। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो अभी चल रही है, तो उसमें ये चार चीजों पर मेन फोकस हम लोग को देखने को मिला है। अब ये भी जान लो, UNFCCC के बारे में एक बेसिक सा आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिया ही था, अभी थोड़ी देर पहले। तो UNFCCC को जो है वो अडॉप्ट किया गया है 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान। इसे रियो कन्वेंशन के तौर पर भी हम लोग जानते हैं, राइट। एंड UNFCCC जो स्टैब्लिश की करती है, वो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है कि कैसे आपको ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन को धरती के एटमॉस्फेयर से रिड्यूस करना है। वही चीज मैंने भी आपको समझाया था। और ये बिगिनिंग थी गाइस, देखो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का पहला प्रयास था क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से रिड्यूस करने का 1992 में, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ईयर ध्यान में रखनी है। रियो अर्थ समिट जो है वो कब की है? 1992। इस समिट के तहत मतलब हमें देखने को मिला था UNFCCC ने जो है वो UNFCCC को जो है वो अडॉप्ट किया गया था, एक फ्रेमवर्क ये तैयार किया गया था UNFCCC के द्वारा कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, उसके कॉन्सेंट्रेशन है, उसको एटमॉस्फेयर से हमें रिड्यूस करना है, राइट। तो ये क्लियर है यहां तक बात है। अब ये 1992 में लाई गई थी, बट 1994 में इसको लागू कर दिया गया था। नियरली ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स नेशन हैव नाउ साइंड ऑन। तो आज की डेट में पूरे दुनिया भर की कंट्रीज ने इसे साइन कर लिया है। इसे इवन पता है 2015 की पेरिस एग्रीमेंट की जो, या फिर पेरिस ट्रीटी जो हम लोग बोलते हैं, तो उसकी पेरेंट ट्रीटी है हम लोग को UNFCCC देखने को मिलती थी। ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। UNFCCC जो है वो पेरिस एग्रीमेंट की पेरेंट ट्रीटी है। इवन 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की भी ये पेरेंट ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए, अब जो मैंने आपसे बोला था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में इंडिया ने जो है वो क्या अनाउंसमेंट किए, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किए गए। बताइए जरा, COP 26 कहां पर हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर मैंने भी आपको दिया था, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। तो कहा गया कि इंडिया नेट जीरो एमिशन को जो है वो 2070 तक अचीव कर लेगी। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट जीरो एमिशन? तो देखो, पहले तो हम लोगों ने, इंडिया ने पहले मना कर दिया था कि हम लोग नेट जीरो को नहीं मानेंगे, राइट। नेट जीरो कार्बन एमिशन को जो है वो हम लोग नहीं मानते, क्योंकि हमें पता था कि यार ये एक चाल है एक प्रकार की, कि जो डेवलप कंट्री अपनी पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को ही फुलफिल नहीं कर पाई, तो एक नया गोल ये लेकर आ गई है। तो वी नो अबाउट इट। तो इसलिए हमने पहले क्लियरली मना कर दिया था, हम जाएंगे नहीं। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी सारी जो है वो नेट जीरो के चक्कर में पड़ी हुई है। तो फिर इसलिए हमने एक टारगेट ईयर जो है वो दे दिया है 2070 का। हमने जानबूझ के 2070 का ईयर दिया रेदर देन 2050, राइट, या फिर रेदर देन 2050 से पहले का, राइट। वो इसलिए क्योंकि देखो यार, हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान भी है, हमने अभी शुरू किया है, सेल्फ रिलायंट मिशन, जिसके तहत हम इंडिया को जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। और उसके लिए हमें
फैक्ट्रीज वगैरह हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अब उसमें पॉल्यूटेंट्स तो होंगे ही होंगे, राइट? तो उसको हम लोग रिड्यूस तो कर नहीं पाएंगे। और नेट जीरो का सिंपल मकसद क्या है कि जितना आप पॉल्यूटेंट रिलीज करते हो उतना आप एब्जॉर्बेंट क्रिएट कर दो, एब्जॉर्बेंट क्रिएट कर दो या एब्जॉर्बेंट क्रिएट कर दो। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका सिंपल से मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, एक फैक्ट्री अगर आपने स्टैब्लिश करी, उस फैक्ट्री में से जितना धुआं निकल रहा है तो उतना ही इक्विवेलेंट आप एक स्पेस जो है वो बना दो जहां पर आप प्लांटेशन कर दो। क्योंकि प्लांट, देखो, फैक्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, तो आपने प्लांट्स लगा लिए, प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो सिंक कर लेंगे। तो एक तरह से ये कहते हैं कि आप जो है वो सिंकिंग यूनिट जो है वो स्टैब्लिश कर लो, जो सिंक वो कर सकें, कि जहां पर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, राइट? तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट? तो ये चीज है पूरी नेट जीरो के अंदर। तो अभी इंडिया ने ये चीज याद रखने वाली है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इंडिया ने अभी कह दिया, अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम नेट जीरो एमिशन को एटलीस्ट 2070 तक अचीव कर लेंगे। क्योंकि अब होड़ चल रही थी यार मार्केट में, सभी कंट्री जो है वो बोल रही है नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन। और अगर हम पीछे पड़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है, इंटरनेशनल मतलब हम अगर पीछे हटने लगेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में फिर हमारे ऊपर, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ लोग को सिर्फ मौके चाहिए होते हैं। जैसे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपरेशन के दौरान आपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, लेट से होता है यार, इस दौरान भी होता है, आपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बस एक 2-3 दिन की एक ट्रिप मार ली, राइट? लेट से आप चलो कहीं पर भी चले गए, किसी अच्छी जगह चले गए, पीसफुल प्लेस पर चले गए, वहां पे बस जाके आपने रिलैक्स किया, बैठे, है ना, दोस्तों के साथ चले गए, बातचीत करी। क्यों? क्योंकि अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए होता है यार। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से दिन भर जो है पढ़ाई करनी है, करो, बहुत अच्छी बात है। बट क्या होता है, जब भी आपका ब्रेन जो है वो एकदम से हैवी हो जाए ना, तो आपको छोड़ देना चाहिए। बट देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हर हफ्ते ब्रेन हैवी और आपको हर हफ्ते छोड़ना है। मैं कह रहा हूं अगर 3-4 महीने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि अरे यार बहुत हैवी हो गया है, अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, 2-1 दिन का ब्रेक लेना भी गुड, इट इज गुड, इट इज हेल्दी फॉर ब्रेन ऑल्सो, राइट? तो जैसे कि आप जो है वो दोस्तों के पास चले गए, थोड़े समय आपने एंजॉय कर लिया, फिर वापस जब आए तो अब सभी लोग कि ये क्या करेगा पढ़ाई, तेरी ये कोई पढ़ाई हो रही है यूपीएससी की, ऐसे तैयारी होती, अब लोग ताने मारने लगते हैं, है ना? वही चीज है ना। तो इंडिया अगर ये नेट जीरो एमिशन से अगर हटे, जैसे लेट से कि हमने पहले मना कर दिया था, बट अभी हमने दोबारा से इसको क्यों अपना कमिटमेंट दिया कि हम 2070 तक अचीव करेंगे? क्योंकि सभी होड़ लगी हुई है। अगर हम हट जाते तो सभी लोग हमें जो है वो बोलते हैं ना कि आपने एक गलती करी तो आप उस एक गलती का भुगतान आपको हर चीज में जो है वो करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अक्सर बोला, आप मेंस के आंसर को लिख रहे हैं, अब यहां पर लिखा है 2070 और किसी स्टूडेंट ने लिख दिया 2075, तो आपने क्या किया? फैक्ट गलत कर दिया। और आपके इस फैक्ट को जो आंसर कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं वो बहुत तरीके से नोटिस कर लेंगे, और जहां उन्हें नोटिस किया तो यहां पे तो आपके मार्क्स कटे ही कटे, भले ही दूसरी जगह पे आपने सही भी जो फैक्ट क्यों ना लिखा हो, बट उसमें भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। ये मान के चलिए आप, क्योंकि ये एक नेचर होता है ह्यूमन का कि आपने एक गलती करी उसको लोग याद रखेंगे, भले ही 100 अच्छाई क्यों ना कर लो, है ना? तो अगर आप घूमने गए हो अपने माइंड को रिफ्रेश करने, राइट, और वापस आप लौटे हो कि आप दोबारा से जो है वो लगकर तैयारी करोगे, बट बार बार आपको जैसे खाना खाते खाते या फिर किसी दोस्त का फोन आया, क्या कर रहा है? अरे बस यार अभी थोड़ा ट्रिप में गया था, वापस आके फिर से पढ़ाई कर रहा हूँ। अबे यार तू तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसी कोई तैयारी होती है क्या? आपको वो लोग डिमोटिवेट कर मारेंगे, राइट? तो वही चीज मैंने आपको बताई कि भले ही आप अच्छा क्यों ना कर रहे हो, अपने लिए क्यों ना सोच रहे हो, जैसे इंडिया ने अपने लिए सोचा कि हम अगर नेट जीरो एमिशन का अगर टारगेट सेट करते हैं तो ये हमारे लिए डिफिकल्टीज हो जाएगी, तो इसलिए हम टारगेट सेट करना नहीं चाह रहे। बट क्या हो रहा है कि सभी लोग जो है उस टारगेट सेट कर रहे हैं, और उस दौरान अगर हमने नहीं किया, राइट, हमने नहीं बोला, तो एक छोटी सी भी और इवन किसी भी कॉन्फ्रेंस में सभी लोग बोलेंगे देखो इनने टारगेट तक सेट नहीं किया है, इनके इंटेंशन नहीं है क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के, राइट? तो ऐसे आरोप आने लगते हैं। तो हमने सोचा कि क्या मतलब इस पर्टिकुलर झमेले में पढ़ने का, लो भैया 2070, बात समझ में आई आपके? तो इस तरीके से टॉपिक को समझना है, क्योंकि अपन ने पहले आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं जिसमें क्लियरली मेंशन था कि इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेटिंग एनी टारगेट फॉर नेट जीरो एमिशन, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बट हमने अभी टारगेट सेट कर दिया, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सेकेंडली हमने बोला कि हम 2030 तक इंश्योर करेंगे कि 50% हमारी जो एनर्जी जो होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू आएगी, 50% हमारी एनर्जी, तो ये हमारा टारगेट हमने सेट किया, राइट? और इंडिया जो है वो रिड्यूस करेगी अपने कार्बन एमिशन को 2030 तक अब बिलियन टन, हम लोग 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस कर लेंगे 2030 तक। इवन हमने ये भी कहा है कि हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है पर यूनिट ऑफ जीडीपी की, तो इसको भी हम लोग 45% से कम जो है वो रखने की कोशिश करेंगे। इसका सिंपल से मैं आपको मीनिंग समझाऊं
तो हमारी जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जो इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस हो रहा है, आपको पता होगा कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी बिजनेस हो रहा है तो वो कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी में, है ना। एक सिंपल से टर्म्स की मैं अगर बात करूं समझने के लिए सिर्फ, तो वो होती है जीडीपी, है ना। यहां पर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी कमाई का जो भी सोर्स होगा तो हम लोग ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि 45% से भी कम जो है, राइट, वो हम लोग रखेंगे। मतलब जो भी सोर्स हो रहा है, यानी जो भी हम कमाई कर रहे हैं तो वो ग्रीन सोर्सेज के थ्रू कमाई करें, यानी कि उस कमाई पे, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दूं, लेट्स से कि एग्जांपल अगर ले हम लोग एक चीज का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक कोई फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती थी और उससे जो इनकम हुई वो जीडीपी का हिस्सा बनी, बनी कि नहीं बनी, तो फैक्ट्री से इनकम जीडीपी का हिस्सा बनी। तो हम कह रहे हैं कि उस फैक्ट्री को हम लोग जो है वो कन्वर्ट करेंगे, उसको ऐसा बनाएंगे कि वो ग्रीन मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो ना करे। अरे ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लो, सबसे बेस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। अभी तक जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ियां जो मार्केट में बिक रही हैं, अब गाड़ियां जो बिकेंगी उससे गाड़ी वाली कंपनी का प्रॉफिट होगा, राइट। तो इंडिया की टेरिटरी में जो गाड़ियां बिक रही हैं, गाड़ी वाली कंपनियों का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो प्रॉफिट होगा यानी कि वो जो इनकम होगी वो भी तो जीडीपी का हिस्सा ही जो है वो बनेगी। इंडिया की जीडीपी उसी का हिस्सा हम लोग को देखने को मिलेगी कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो भी कमाई वगैरह हो रही है वो जीडीपी का हिस्सा है ना। तो अब ये क्या है, ये जीडीपी का हिस्सा बन गया, है ना, हमारी कंट्री की। तो ये प्रोडक्शन हुआ। अभी तक ये जो कार वाली कंपनी थी वो कौन सी गाड़ियां मार्केट में बेचती थी, कन्वेंशनल व्हीकल, पेट्रोल से चलने वाली। अब इसने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज किया, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेलिंग कर रही है। तो अब ये समझो आप कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है वो एनवायरमेंट के लिए कितनी अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं कर रही, है ना। तो और वैसे तो अगर हम लोग कहें इनडायरेक्टली देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है। अब आप बोलोगे सर कैसे, कैसी बात कर दी आपने, राइट। वहां पे तो कोई भी, हम लोग तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। बॉस इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में जो बन रही है ना वो कोयले को जलाकर बन रही है। गेटिंग इट और नॉट? आपके घर में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जिससे कोई पोल्यूटेंट आपके घर में तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, बट जहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है पावर हाउस में, तो वहां पर तो कोयले को जलाकर ही तो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम लोग टोटली नेचुरल रहे। अब लेट्स से आप इसको और अपन और डीप जाते हैं थोड़ा सा। इसको ऐसे समझो कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कार बनाई तो उसने ये फैसिलिटी भी दी कि सभी कार जो भी खरीद रहे हैं तो उनको एक उन्होंने वो दे दिया कि सोलार चार्जर, ठीक है, सोलार चार्जर कि आप एक काम करो, ये एक बैटरी है, इस बैटरी को सुबह सुबह अपने घर की छत पे रख दिया करो, 4-5 दिन तक रखो, वो चार्ज हो जाएगी और वापस अपनी गाड़ी में लगाकर शिफ्ट कर लो, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर आपकी चलेगी, इसकी रेंज होगी। तब ऐसी कार इसने बना ली। अब ये वाली जो इलेक्ट्रिक कार जो होगी गाइस, ये जो कार होगी ये सोलार पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। तो ये जो व्हीकल होंगी, ये व्हीकल को मैं कह सकता हूं कि ये कंप्लीटली ग्रीन है, कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर यही चीज कही जा रही है कि हम लोग जो जो पर यूनिट जीडीपी का, जितना भी हम लोग जीडीपी को जो कंट्रीब्यूट करता है जो भी चीज, तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें 45% से कम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की इंटेंसिटी इसमें रहे, राइट। 45% से कम, यानी कि हम लोग कम करें कि कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में ज्यादा हमारा जीडीपी जो है वो इक्विवेलेंट रहे, राइट। अंडरस्टैंडिंग इट कि कम मतलब एनवायरमेंट पोल्यूशन वाली चीजों का या कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वाली चीजों का मेन कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी पर रिफ्लेक्ट हो, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। गेटिंग इट और नॉट? तो ये इस प्रकार से चीजों को समझने की कोशिश किया करो, डिकोड करने की कोशिश किया करो। मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा ज्यादा इस पर टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और ये जरूरी भी इसलिए गाइस क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई इस टॉपिक पर मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपका ले रहा हूं, राइट। ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि हमें जो है वो 500 गीगावाट को, रिन्यूएबल एनर्जी के 500 गीगावाट को 2030 तक अचीव करना है। तो ये हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का, राइट, जिसे हमें 2030 तक अचीव करना है। देखिए पहले जो हमारा टारगेट था वो 450 गीगावाट का था, अब इसको बढ़ाकर हमने 500 गीगावाट कर दिया। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी जो जनरेट होती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू, तो वो 500 गीगावाट की एनर्जी हमें 2050 तक जनरेट करनी है। एंड व्हाट नीड्स टू बी डन अहेड, तो इंडिया के द्वारा जो सजेशन दिए गए, पहली बात तो यही हमारा एक ही सजेशन है कि भैया सबसे पहले तो वो डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री को जो कमिटमेंट उन्होंने किया है $100 बिलियन का या $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, तो वो जल्दी जल्दी करो, है ना। साथ ही साथ हम इस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। व्हाट डज दिस मीन? देखिए
हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन का भरपूर फायदा उठाया, राइट, और भरपूर एनवायरमेंट को आप कह सकते हैं डैमेज किया, पॉल्यूटेंट्स रिलीज किए, आज की रेट में पैसा कमाकर वो बैठ गई और वो अब बड़ी बड़ी बातें कर रही है क्लाइमेट चेंज को, इम्पैक्ट को रिड्यूस करने की, क्योंकि उनके पास तो पैसा है भाई। बट जिन डेवलपिंग कंट्री के पास पैसा नहीं है, राइट, तो उनको भी ऑब्वियस ही बात है कि उनको भी एनवायरमेंट पर अपना कंट्रीब्यूशन देना ही है, एनवायरमेंट के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने पर कंपटीशन अपना कंट्रीब्यूशन देना ही है। बट द प्रॉब्लम इज कि उनके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही ये सब कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाकर जो है वो इन्होंने पैसा कमा लिया, पॉल्यूटेंट्स भी इन्होंने सबसे ज्यादा किया, और आज की रेट में जब बात आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ना कि इक्विटी की। तो देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इक्विटी और इक्विटी और इक्वलिटी में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको थोड़ा पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, किसका? रिजर्वेशन का, राइट। एक रिजर्वेशन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है इसकी रिजर्वेशंस होते हैं एग्जामिनेशन में। अपन चलो कॉलेज की बात करते हैं, एग्जामिनेशन को छोड़ते हैं। कॉलेज की सीट्स पर भी रिजर्वेशन होते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि 70% सीट जो है वो जनरल आ रही है और 30% रिजर्वेशन के थ्रू आ रही है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अपन सिंपल लेते हैं बस, ठीक है। अब रिजर्वेशन अपन ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जिनके पास पैसे नहीं है, राइट, यानी कि वो रिच नहीं है कि वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। अब यहां पर सिर्फ एडमिशन लेने की बात नहीं है, यहां पर बात है कट ऑफ की, क्योंकि एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, जैसे कि उसको 100 में से मैं मान लेता हूं कि उसको 70 मार्क्स चाहिए, तब जाकर उसका कट ऑफ होगा, तब जाकर उसको एडमिशन मिल पाएगा, राइट। अब वहीं पर इस कट ऑफ को 50 मार्क्स का कर दिया, किन के लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। अब 50 मार्क्स क्यों किया? क्योंकि ये चीज देखी गई कि यार वो जैसे कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसने ये चीज ऑब्जर्व की गई कि यार उसने कहीं ना कहीं अच्छी उसको फैसिलिटी बचपन से मिली है, उसको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिला है, और उसको लेट्स से कि कोचिंग्स वगैरह भी उसने अच्छी ली है, राइट। बट वहीं अगर देखें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि क्वाइट पॉसिबल कि उसको अच्छी कोचिंग में एक्सेस नहीं मिल पाया होगा, बिकॉज ये उसके फैमिली की इनकम कम है, राइट। वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए होंगे बिकॉज उसकी फैमिली की इनकम कम है। वैसे तो अपने सरकारी स्कूल्स को, सरकार को ही जो है वो अच्छा बनाने पर प्रयास करना चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज तो गलती होती है एक प्रकार से कि सरकारी स्कूल को आप इतना अच्छा बना दो कि लोग जो है वो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के साथ कंपीट कर सकें, राइट। और ऐसा हो भी रहा है, काफी सारी स्टेट्स के अंदर इस प्रकार से कार्य अब शुरू भी हो गए, राइट। तो वो पूरा ओवरऑल इंडिया के लिए करना चाहिए, बट ठीक है चलो नहीं है, बट मैं आपको इक्विटी समझा रहा हूं तो इस तरीके से आप समझो। तो ये क्या हो गया, इन्होंने एक पुश कर दिया, किसको पुश किया? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसका कट ऑफ कम करके उसको पुश कर दिया कि वो इक्वल प्लेटफॉर्म पर आ सके। तो इक्विटी और इक्वल में ये डिफरेंस है। इक्वल मतलब कि आप सेम रैंक पर हो, राइट, यानी कि सेम पोजीशन पर हो, राइट, कि दोनों का कट ऑफ इक्वल है, राइट, सभी का कट ऑफ एक ही है सिर्फ। बट एक का कट ऑफ जो है वो कम है और एक का ज्यादा है, वो भी सामने वाले यानी कि दोनों कैटेगरीज के लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए। गेटिंग इट और नॉट? तो ये वाली चीज, इसको और तरीके से समझना है तो देखो इस तरीके समझो। एक अच्छा एक एग्जांपल था, जैसे कि एक दीवार है, ठीक है। एक बच्चा जो है यानी कि उसकी हाइट बहुत बड़ी है, ठीक है। ये सामने यहाँ पर मैच चल रहा है, लेट्स से कि सामने मैच चल रहा है, एक बच्चा उसकी हाइट बड़ी है, एक की बहुत ही हाइट जो है वो छोटी है। अब इसको मैच दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टूल रख देंगे तो ये भी मैच देख पाएगा। तो मेन चीज क्या है कि दोनों को मैच देखना है, तो मैच देखना इज द रिजल्ट। बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही एक ही कैटेगरी के, दोनों ह्यूमंस हैं, राइट, दोनों ही बच्चे हैं, उन दोनों को ही मैच देखना है। बट एक की हाइट अच्छी है तो वो मैच देख पा रहा है, बट दूसरे की हाइट नहीं है तो उसको हमने एक सपोर्ट कर दिया, उसको एक टेबल दे दी जिससे कि वो मैच देख सके। तो इक्वलिटी है, दोनों ही मैच देख पा रहे हैं, दैट इज इक्वल। बट द प्रॉब्लम इज कि दोनों की कंडीशन अलग अलग है। तो दोनों की कंडीशन को सेम लेवल पर लाने के लिए हमने क्या किया, एक प्रकार का पुश कर दिया। दिस इज इक्विटी। तो यहां पर प्रिंसिपल जो इक्विटी की बात की जा रही है वो यही है कि यार डेवलप कंट्री के पास तो पैसा है, फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजीज है, डेवलपिंग के पास नहीं है। और दोनों ही ये चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को हमें रिड्यूस करना है, यानी कि दोनों क्या देखना चाह रहे हैं, मैच देखना चाह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। बट दोनों के पास एक जो है वो कंफर्टेबल है, एक कंफर्टेबल नहीं है। एक के पास पैसा है, दूसरे के पास नहीं है, तो दूसरे को क्या किया, दूसरे को पुश करने की आवश्यकता है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज है। इसके अलावा आज की डेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्कूल के बच्चों को भैया आप सिखाओ कि मतलब सस्टेनेबल मोड जो है लिविंग बीइंग के, जो कि कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटी प्रैक्टिस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारी कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती है जो आज भी
जैसे कि बात करें हम लोग जड़ी बूटियों की, जड़ी बूटियों का उपयोग करती हैं अपने आप को ठीक करने की, तो ये ट्रेडिशनल चीजें हैं। तो ऐसी काफी सारी कम्युनिटी जो है वो पॉल्यूटेंट्स ना हो उसके लिए भी वेरियस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है वो करती हैं, राइट। तो ये कह रहे हैं कि आप स्कूल में ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो शुरू करवाओ। इवन जो हमारे जो मिशन, जो सक्सेसफुल मिशन है, जल जीवन मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, मिशन उज्ज्वला हो गया, राइट। तो इसको आप पूरे इंटरनेशनली इसको पॉपुलर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया का ये प्रयास है, राइट। तो उसको आप इंटरनेशनली बताओ, पॉपुलर करो। तो ये इंडिया की ये कदम हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड फोकस शुड बी ऑन क्लाइमेट एडाप्शन एज मच एज मिटिगेशन, राइट। तो क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज को, यानी कि आप रिड्यूस तो करो ही करो, बट अलग अलग टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट करो, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट जो है वो रिड्यूस हो सके। तो इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है। अब किन किन कंट्रीज ने नेट जीरो टारगेट जो है वो अनाउंस कर दिया, तो 2019 में न्यूजीलैंड सरकार ने जो है वो जीरो कार्बन एक्ट एक कानून लेकर आई थी, जिसमें इन्होंने कमिट किया कि 2050 तक ये जीरो कार्बन एमिशन जो है वो अचीव कर लेंगे। यूके की पार्लियामेंट ने भी एक कानून जो है वो पास कर दिया, जिसमें ये कह रहे हैं कि यूके नेट एमिशन ग्रीन हाउस गैस का 100% तक जो है वो रिड्यूस करेगी, राइट। तो ये चीज लाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी जो है इन्होंने भी घोषणा करी कि 2050 तक 2030 तक 2005 के लेवल से 50% कम हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन को एटलीस्ट रिड्यूस करेंगे, राइट। तो ये चीज बताई गई। वर्ल्ड वॉर जीरो ये लॉन्च किया गया था 2019 में। इसमें बताया जा रहा है टू ब्रिंग टुगेदर अनलाइकली एलाइज ऑन क्लाइमेट चेंज विद द गोल ऑफ रीचिंग नेट जीरो कार्बन एमिशन इन द कंट्री बाय 2050। तो इसमें मेनली फोकस किया गया कि काफी सारी कंट्री 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने के लिए जो है वो कार्य करें। फिर यूरोपियन यूनियन का एक प्लान आया, फिट फॉर 55 का प्लान। तो इसमें मेनली टारगेट किया गया कि यूरोपियन कमीशन जो है इन्होंने कहा सभी के सभी यूरोपियन यूनियन के अंदर हम लोग को 27 कंट्रीज आज की डेट में एज ऑन 2021 देखने को मिल रही है। तो कहा गया कि ये 27 कंट्रीज जो है वो 1990 लेवल से, यानी कि 1990 पे जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ करता था उसको आपको 55% रिड्यूस करना है 2030 तक। बात समझ रहे हो? ये लेवल का मतलब क्या होता है, बेस ईयर का मतलब क्या होता है। बेस ईयर का मतलब जैसे कई बार बेस ईयर 2005 होता है, कई बार प्री इंडस्ट्रियल होता है, कई बार जैसे अभी 1990 हुआ। मतलब कि 1990 में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ करता था, जितना पोल्यूटेंट एनवायरमेंट में हुआ करता था, उस लेवल से आप 55% जो है वो रिड्यूस करोगे 2030 तक। इसका मतलब ये हुआ। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक प्लान है फिट फॉर 55 का, 55% कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का, है ना। और चाइना ने 2060 का टारगेट लिया कि हम लोग नेट जीरो जो है अचीव कर लेंगे 2060 तक, राइट। एंड इसके अलावा ये बोल रहा है कि 2030 के बाद से ही मतलब जितना जो पीक पे था कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उसको ये रिड्यूस करेंगे और उस पीक पर जो है वो लाने नहीं देंगे। तो ये चाइना ने ये वाली चीज कही। अब नेट जीरो का मतलब क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी जो है वो समझा ही चुका हूं। इसका मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंट्री जो है वो पूरी तरह से एमिशन को डाउन कर देगी, जीरो कर देगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना वो एमिशन करेगी उतना ही उसका वो करेगी, कंपनसेट करेगी। मतलब कि आपने जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक फैक्ट्री जितना जैसे लेट्स से कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रही है तो उन्होंने एक जगह पर बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, राइट, कार्बन सिंक का जो काम करेंगे, है ना। बेसिकली नेट जीरो इज अ स्टेट इन विच अ कंट्री एमिशन आर कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सिंपल सी बात। इसका मतलब ये नहीं कि एक कंट्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को नहीं करेगी, करेगी, बट वो उसको कंपनसेट करेगी दूसरी चीज के थ्रू, दूसरी कोई चीज एक्टिविटीज के थ्रू, या फिर आजकल तो बहुत सारे हम लोग को मशीन भी देखने को मिलती है जो कि कार्बन को कैप्चर कर लेती है, कार्बन कैप्चरिंग डिवाइस जैसे आप बोलते हैं, राइट। बट सवाल यही है कि उसको आपने कैप्चर तो कर दिया बट कहीं ना कहीं तो उसको रिलीज करोगे। तो भी बताया जा रहा है कि इस कार्बन से हम लोग वेरियस चीजें जो है वो बना सकते हैं, राइट। वेरियस यूज की चीजें जो है वो वेरियस चीजें यूज में लाई जा सकती हैं। तो ये सब बातें हैं। तो आने वाले समय में और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे और चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड डेफिनेटली पूरे के पूरे नोट्स बना लो अलग से। चलो गाइस एक रिवीजन करते हैं। एक आर्टिकल आए जिसपे आपकी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। एनवायरमेंट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 का काफी काम का टॉपिक है, आपके मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स भी आपको अभी मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर लिखो नीचे कमेंट बॉक्स पे कि COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी रिसेंटली कहां पर हुई थी। तो आपको पता है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हमें देखने को मिला था, जिसमें स्ट्रेस डाला गया कि हम अपने कमिटमेंट को जो है वो मजबूत बनाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे पूरे दुनिया भर के टेम्परेचर को, जो बढ़ रहा है टेम्परेचर लेवल, तो उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है वो लेकर आएंगे, उससे ऊपर बढ़ने नहीं देंगे, है ना, प्री इंडस्ट्रियल
लेवल से, यानी कि बेस जो पीरियड माना गया है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का पीरियड माना गया है, तो उस लेवल से हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को जो है वो बढ़ने नहीं देंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको पता ही होगा, पेरिस क्लाइमेट डील जो थी 2015 की, तो उसमें भी यही सेम टारगेट्स हम लोग को देखने को मिला था, और इसी टारगेट को फिर और मजबूत बनाने के लिए सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में जिक्र किया गया, राइट। तो एक बेसिक सा पॉइंट है। तो इंडिया और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की बात करेंगे तो सीओपी में हम लोगों ने, आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने संकल्प लिया कि इंडिया को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाना है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर हम लोग बनाएंगे। अब नेट जीरो कार्बन एमिटर का मतलब क्या होगा कि हम लोग कोई कार्बन वगैरह रिलीज नहीं करेंगे क्या, बताओ। नेट जीरो कार्बन एमिटर का क्या ये मतलब है कि हम लोग कार्बन रिलीज नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि हम लोग जितना कार्बन रिलीज करेंगे उतना हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब कि हम, जैसे कि अब कार्बन कैसे, अब आप बोलोगे सर कार्बन कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, अब आप मुझे बताओ कि पेड़ क्या खाते हैं? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पता है ना कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। बताया ना ये वाली बात सभी को कि नहीं पता? बेसिक सी चीज है। तो पेड़ क्या है? पेड़ कार्बन सिंक है, राइट। हम फॉरेस्ट को बोलते हैं ना कार्बन सिंक, फॉरेस्ट जो है वो कार्बन सिंक है। तो अगर हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे। और आज की डेट में तो टेक्नोलॉजीज भी हैं कार्बन को एब्जॉर्ब करने की, कार्बन एब्जॉर्बर के नाम से हम लोग को देखने को मिलती है। काफी सारे फिल्टर्स आते हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए रहते हैं, है ना। तो उसको स्टोर करके रखेंगे हम, और उससे जो है वो और दूसरी एनर्जी वगैरह जो है वो जनरेट करेंगे, बनाएंगे, उसका यूज करेंगे, राइट, उस कार्बन का, राइट। तो ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नेट जीरो बनेंगे। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बिल्कुल बंद कर देंगे 2070 तक, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, बट जितना होगा उतना हम लोग जो है वो उसको कंज्यूम कर लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये चीज है। तो ये टारगेट अभी सीओपी 26 ने इंडिया ने दिया है। तो ये इंडिया का टारगेट याद रखना कि नेट जीरो कार्बन एमिटर हम बनेंगे 2070 तक, राइट। और साथ ही साथ हमने हमारे जो टारगेट्स है रिन्यूएबल एनर्जी के, उसको और हम बढ़ाएंगे और कार्बन एमिशन को हम रिड्यूस करेंगे। तो ये सब संकल्प जो है वो हम लोगों ने सीओपी 26 में लिए हैं। कुछ मेजर स्टेप्स जो इंडिया के द्वारा अभी तक लिए गए, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी कि हमारा जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो 2015 में 11.8% था, और जुलाई 2021 में 25.2% हमने अपने रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ा दिया, यानी कि दुगने, डबल से भी ज्यादा कर दिया 6 सालों के पीरियड के अंदर अंदर। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ इंडिया के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत हम लोग को देखने को मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो हमें देखने को मिलती है, इसके तहत काफी सारे प्रोग्राम जो है वो हम लोगों ने बनाए हैं, तैयार किए हैं। साथ ही साथ हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेकर आए। आप बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन सी कंट्री लेकर आई थी, इंडिया के साथ किस कंट्री ने अनाउंस किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। बाकी फेम स्कीम बताइए किसके लिए? फेम स्कीम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसका ये फुल फॉर्म है। 2015 में ये फेम स्कीम हम लेकर आए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, हाइब्रिड व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। साथ ही साथ एक हमारा अमृत है स्मार्ट सिटीज के लिए, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अर्बन एरियाज जो हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सके हम लोग अर्बन एरियाज को, ऐसे डेवलपमेंट करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स अर्बन एरियाज में लेकर आए जो कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रिड्यूस करें। ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग आप जो है वो मेंशन करिए अपने आंसर में, लिखिएगा ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है, बिल्डिंग को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर पाइपलाइन बिछाई जा रही है पानी की, कि जिससे कि बिल्डिंग ठंडी रहे, जिससे कि बिल्डिंग के अंदर एसी चलाने की आवश्यकता ना पड़े, राइट। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत एलपीजी कनेक्शन 5 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किए गए, राइट। क्योंकि लोग बाग लकड़ी जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, और उससे क्या होता है, कार्बन एमिट होता है। अब लोग एलपीजी जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन एमिट नहीं होगा, राइट, एज कंपेयर टू ये लकड़ी जलाने से जो होता है ना। तो ये चीज है। फिर एक हम लोग उजाला स्कीम लेकर आए। उजाला स्कीम के तहत 77 करोड़ इनकैंडिसेंट लैम्प, यानी कि वो पहले के समय पे आप देखते होंगे बहुत ज्यादा दिखते थे ये बल्ब, वो ऑरेंज कलर वाले बल्ब एकदम तेज जलते थे, जिस बल्ब को आप छू लो तो हाथ जल जाए, राइट। तो वो बल्ब ना ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देता था, यानी कि पावर देता था, लाइट देता था, आप ये कह सकते हो लाइट देता था, बल्कि हीट भी देता था। तो लाइट और हीट दोनों रिलीज करता था वो। अब हीट रिलीज कर रहा है मतलब कि एनर्जी जो है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट हो रही है हीट के फॉर्म में। भाई हमने बल्ब जलाए किसके लिए? कि हमें रोशनी चाहिए, बट वो अननेसेसरली हीट दे रहा है बेजबरन में, जो हमें हीट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लाइट चाहिए।
तो ये चीज साइंटिस्ट ने देखी कि अरे भैया यार ये तो लाइट का काम करने की जगह ये तो हीट का भी काम कर रहा है, लाइट और हीट दोनों देगा तो ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा पावर लेगा, तो इसको कन्वर्ट करो एलईडी में लेकर आओ, राइट, इसको कन्वर्ट करो। पहले तो ये सीएफएल वगैरह लेकर आए थे, फिर अब एलईडी एक अच्छा सोर्स बताया जा रहा है, जो कि हम लोग को देखने को मिलता है कि जो वेस्टेज जो होता है पावर का वो कम करता है, और प्योरली हम लोग को देखने को मिलता है कि लाइट प्रोवाइड कराता है एज कंपेयर टू इनकैंडिसेंट बल्ब या लैम्प, ठीक है। तो इसके लिए हम उजाला स्कीम लेकर आए। फिर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मूवमेंट, ये कैंपेन लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 को। इसके तहत जितने भी स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वहां पर क्लीनलीनेस ड्राइव जो है वो लेकर आई गई थी कि क्लीनलीनेस जो है वो रखना है, राइट, साफ सफाई रखनी है। फिर ये सब कुछ है जो इंडिया ने कदम उठाए हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, राइट। बट कुछ चैलेंजेस हैं। बताया जा रहा है कि अगर हमें ये जो मोमेंटम है उसको सस्टेन करके रखना है, यानी कि हमारे टारगेट को अचीव करना है अगर हमें, तो हमें सबसे पहली चीज तो नीति आयोग ने एक एस्टीमेट लगाकर दिया है कि हमारे पास हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है जिसे हमें जल्द से जल्द फुलफिल करना होगा। और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है 2030 तक हमें 50% तक बढ़ाना पड़ेगा। आज की डेट में 25% के आसपास हमारा शेयर है, तो उसे 50% तक हमें करना पड़ेगा 2030 तक। तब जाकर तो हम मतलब अपने टारगेट जो है वो अचीव कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे, राइट। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हमें अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम लोग ग्रीन इकोनॉमी में जल्दी से जल्दी शिफ्ट करें, ग्रे इकोनॉमी से ग्रीन इकोनॉमी में शिफ्ट करें। और हमें रिन्यूएबल फर्स्ट अप्रोच को जल्द से जल्द अडॉप्ट करना है। रिन्यूएबल फर्स्ट अप्रोच की ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाए, उसको सेटअप किया जाए। और अलग अलग संस्थानों और अन्य देशों के बीच तालमेल बनाना। उदाहरण के तौर पर हम लेकर आए हैं, मतलब ग्लोबल लेवल पर एक इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो कि COP26 के दौरान लॉन्च हुआ था। इस पर्टिकुलर जैसे कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानते हैं, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जितनी भी ट्रॉपिकल एरियाज में मौजूद जो कंट्रीज है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में, तो वहां पर वो क्या कर रही है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के यानी कि स्पेशली सोलर एनर्जी के शेयर को अपने इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है वो स्टैब्लिश करेंगी। अब हो ये रहा है कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के माध्यम से एक कंट्री अपनी सोलर एनर्जी को जो जनरेट करती है या रिन्यूएबल एनर्जी को जो जनरेट करती है वो दूसरी कंट्री तक ट्रांसफर कर सकेगी, राइट, अपनी मतलब एनर्जी को, अपने पावर को, जो स्टोर्ड पावर जो उसके पास रखी हुई है। तो ये इस प्रकार से ग्रिड बनाने के ऊपर आपस में कंट्रीज के बीच में ग्रिड बनाने के ऊपर ये एक इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल का। इसको और सिंपल तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं, तो हमारे घर में जो बिजली आती है वो कैसे आती है। अब देखो, बिजली तो हमारे घर पे बनती तो नहीं है ना, वो तो हमारे घर पे आ रही है खंबे के माध्यम से। अब ये खंबे के माध्यम से, ये खंबा ग्रिड है, यानी कि ग्रिड के माध्यम से हमारे पास बिजली आ रही है। बिजली बन तो रही है कहीं 100 किलोमीटर दूर, है ना, एक पावर हाउस में हम लोग को देखने को मिल रहा है जहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, फिर वहां से बिजली यहां तक लाई जा रही है। तो अलग अलग कंट्रीज जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, जनरेट कर रही है, वो इस प्रकार से आपस में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करें, आपस में ग्रिड बनाएं कि एक कंट्री जो रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करके रखी हुई है वो दूसरी कंट्री को रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर कर सके। तो ये है मेन चीज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का टॉपिक। तो मैंने आपको इसी के साथ OSOWOG वाला टॉपिक भी समझा दिया। फिर साथ ही साथ ये कहा गया कि हमें अपने जो एमिशन इंटेंसिव सेक्टर्स है उसको डीकार्बनाइज करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे सेक्टर्स, जैसे कि अगर हम बात करें हैवी इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पोल्यूशन ये करती है ना, तो हमें जल्द से जल्द यहां पर टारगेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि इनको कैसे डी कार्बनाइज करें, हम कैसी टेक्नोलॉजी लेकर आए कि यहां से कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम हो। तो इस पर हमें जो है वो विचार करने की सख्त आवश्यकता है। हम लोग को एक इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच लेकर आनी, जैसे फेम इंडिया स्कीम हमें देखने को मिल रही है, राइट, कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी रिन्यूएबल एनर्जी का बने, सभी चीज रिन्यूएबल एनर्जी की जो है वो हम लोग बना सकें। तो इस पर हमें जो है वो टारगेट करना है। ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिंक बनाने हैं, कार्बन सिंक यानी कि फॉरेस्ट वगैरह हम लोग बनाएं, राइट। ओशियंस की बात करें तो ओशियंस को हम लोग प्रोटेक्ट करें, राइट, वेटलैंड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करें। साथ ही साथ लोकल लोग जो है, लोकल कम्युनिटी जो है, उनको भी इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, उनको अवेयर करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज में वो भी जो है वो कंट्रीब्यूट करें, तो वो करने की आवश्यकता है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो क्या है, तो बताया जा रहा है कि क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया है अभी हाल ही में इंडिया और यूके ने।
किस चीज के लिए? कि ज्यादा से ज्यादा संसाधन, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जुटाएं क्लाइमेट और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। तो इसके लिए इंडिया और यूके ने मिलकर एक जो है वो लॉन्च किया है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव। तो मतलब कि जैसे आपको बताया गई, डेवलपिंग कंट्रीज के पास बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि देखो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी कॉस्टली और काफी नई है, राइट। अब इन्फेंट और काफी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, काफी नई टेक्नोलॉजी है और काफी महंगी है। अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ी दिक्कत है, तो डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज की भी मदद करे और उनको संसाधन रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराए, कि जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये डेवलपिंग कंट्रीज भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसको लेकर ये हम लोग को देखने को मिला। इस प्रकार से जो रिसोर्सेज हैं वो ग्लोबल लेवल पर जो है वो हमें बढ़ाना भी है और आपस में शेयर भी करना है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक, काफी अच्छा आर्टिकल था ये एनवायरमेंट को लेकर। इसमें आपको काफी सारी चीजें मिली हैं जो आपने उम्मीद करता हूं नोट करी होगी मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए भी हमें काफी सारी स्कीम्स का भी एक आइडिया लगा है। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आप लोग को ऐड करवाना चाहूंगा 5 नेक्टर एलिमेंट्स के बारे में, 5 अमृत तत्व के बारे में, यानी कि पंचामृत के बारे में। तो इंडिया ने, भारत ने अपनी जलवायु कार्रवाई के 5 अमृत तत्व अर्थात पंचामृत प्रस्तुत किए हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के क्लाइमेट चेंज के से निपटने के लिए पंचामृत क्या है। तो पहला आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया जो है वो 500 गीगावाट की कैपेसिटी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से जनरेट करेगी 2030 तक। तो ये पहला इंडिया का पंचामृत है। दूसरा इंडिया का पंचामृत यह है कि 50% इंडिया की एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है वो आएंगी 2030 तक। तो ये एज इट इज आप मेंशन करिए पंचामृत को, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में। अगर ये पंचामृत आपने यूज कर लिए 5 पॉइंट्स क्लाइमेट एक्शन के लिए, यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो इंडिया के एक्शन है, तो आपका आंसर मजा आ जाएगा। इसके अलावा टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसे 1 बिलियन टन तक टोटल रिड्यूस करना है आज की डेट से 2030 तक। मतलब कि 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है 2030 तक। तो ये एक तीसरा पंचामृत। चौथा पंचामृत हम लोग को देखने को मिलता है, तो इस चीज को जो है वो ध्यान से समझना कि 2005 में जो इंडिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन था, राइट, 2005 में जो इंडिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन था, उस लेवल से हमें 45% कम जो है वो करना है 2030 तक। बट यहां पर बात समझना, यहां पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने की बात नहीं की जा रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने की बात की जा रही है जिसमें हमारी जीडीपी जो है उसका कंट्रीब्यूशन होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये ऊपर से चला गया, समझ में नहीं आया। हालांकि अभी आपने जो आर्टिकल को अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीच में इस पॉइंट को भी डिस्कस किया था। फिर से मैं आपको चीजें समझाता हूं। जैसे कि गाइस हमारी जो इकोनॉमी है, राइट, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो जनरेट हो रही है, बढ़ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है उसमें काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने वाले सेक्टर हम लोग को नजर आते हैं। जैसे स्पेशली आयरन और स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है यहां से। तो हमारा जो पैसा बन रहा है, हमारी जो इकोनॉमी बन रही है, हमारी जो जीडीपी बन रही है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो हो रहा है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो 2005 में हुआ था, उस लेवल से हमें 45% जो है वो कम करना है 2030 तक। अब उम्मीद करता हूं बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम अपने इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए जितना पोल्यूशन करते थे 2005 के लेवल पे, तो उससे हमें 45% कम जो है वो पोल्यूशन करना है। हमारी जीडीपी जो है उतनी है, मतलब हमें अपनी जीडीपी को बढ़ाना है। मतलब कुल मिलाकर हम इनकम ऐसे सोर्सेज से करें जो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू जो है वो एनर्जी जनरेट करते हो, मतलब कि वहां पर पोल्यूशन ना हो। तो ऐसे सोर्सेज से हम अपनी इनकम, अपनी रेवेन्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। बात क्लियर हो गई। तो ये चौथा पंचामृत। पांचवा पंचामृत 2070 तक नेट जीरो टारगेट हमें अचीव करना है। तो ये 5 पंचामृत हैं जो कि आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इवन एक मंत्र लाइफस्टाइल है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी आप अपने मेंस में जो है वो जरूर लिखें, मंत्र ऑफ लाइफस्टाइल। यहां पर बताया जा रहा है कि हम मास मूवमेंट के जरिए लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करें, कैंपेनिंग के जरिए, मतलब लोगों को प्रोत्साहित करें कि लोग बाग जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो बने, ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट को जो है वो मतलब अगर एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा सोचें, राइट। मतलब अगर वो किसी भी चीज का कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो ये सोचें कि इस कंजम्पशन से एनवायरमेंट को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। तो लोगों की लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस जो है वो लेकर आना है कि लोग एनवायरमेंट के प्रति जो है वो और संवेदनशील जो है वो बने, और समझदार जो है वो बने, अपनी सोच जो है उसको आगे बढ़ाएं, एनवायरमेंट के बारे में सोचें ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक मंत्र है लाइफस्टाइल का, इस पर भी फोकस करने की जो है वो इंडिया ने बात करी है, राइट। और बाकी पूरी चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी।
इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मेरे ख्याल से ये पूरा फुल फ्लेज टॉपिक जो है वो आपको मिल गया होगा कि किस प्रकार से इंडिया के गोल्स हैं क्लाइमेट एक्शन से निपटने के लिए। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है गाइस। इस टॉपिक के बाहर का मैं आपको गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में और कुछ आपसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। मतलब इस टॉपिक, अगर क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन मेंस में आ गया तो आपको इस टॉपिक को ही बस उतारना है, इस टॉपिक के पॉइंट्स ही बस मेंशन करना है। ठीक है, तो चलो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक समझकर एक ही बार में। गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, NAFCC। नाम से ही क्या चीज समझ में आ रही है? नेशनल एडॉप्शन फंड। ये एक ऐसा कोष है, राइट, जो किस पर्पस के लिए बनाया गया है? क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बनाया गया है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में एक ही चीज बस समझाऊंगा, वो ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी स्टेट, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं जो क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा वल्नरेबल है, जिनको क्लाइमेट चेंज के कारण काफी अफेक्ट होने वाला है, तो ऐसी स्टेट्स और ऐसी यूनियन टेरिटरी को जो है वो प्रोटेक्ट करना क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो वहां पर चालू करवाना, और प्रैक्टिसेस चालू होंगी पैसे से, तो उसके लिए फंड बनाया गया, राइट, कि जिससे कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को वो रोक सकें, राइट, उससे झेल सकें, रेजिलियंट बन सके, है ना। तो ये चीज है। तो अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन दी गई है लोकसभा के अंदर कि NAFCC के तहत अभी तक 30 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। तो NAFCC है क्या? तो 2015 अगस्त में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन एम ये था टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडॉप्शन टू क्लाइमेट चेंज फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू, यानी कि दैट यूनियन टेरिटरीज विच आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि यानी कि NAFCC, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। किस उद्देश्य से? कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत परिणामों के प्रति, यानी कि क्लाइमेट चेंज के जो परिणाम है, इफेक्ट है, तो उसके अगेंस्ट विशेष रूप से संवेदनशील भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों हेतु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की लागत को पूरा करना। तो वही चीज मैंने आपको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करी। ये फंड है, ये फंड जो है वो किस चीज में हेल्प करेगा? हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो कि क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रही है उनको हेल्प करेगा, राइट। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये चीज है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अडॉप्शन फंड के लिए नाबार्ड जो है वो नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी है। तो सेम नाबार्ड को ही हमने नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी रखा है, यानी कि इस हमारी कंट्री के अंदर इस जो इनिशिएटिव है NAFCC जो है, इसको पूरी तरह से इफेक्टिव बनाने के लिए, पूरे देश में इसको लागू करने के लिए नाबार्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाक से। तो नाबार्ड जो है वो इस इनिशिएटिव को जो है वो इंडिया में लागू करने का काम करती है, इंप्लीमेंट करने का काम करती है। नाबार्ड को काफी सारे जो है वो काम दिए गए हैं। पहली बात तो प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, जो भी आइडिया या कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज से, तो उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना, राइट, और उसको इंप्लीमेंट करवाना। कि मतलब कि किसी स्टेट ने अगर क्लाइमेट चेंज को की समस्या जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए या उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, डिले करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, तो उस कदम को दूसरी जगह पर भी इंप्लीमेंट करवाना, राइट। प्रोजेक्ट को शुरू करवाना, प्रोजेक्ट पूरा तैयार करना, उसको उसका अप्रेजल करना, उसका रिव्यू करना, चेक करना कि वो प्रोजेक्ट ठीक है कि नहीं है, प्रोजेक्ट को मंजूरी देना, फंड को डिसबर्स करना, मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना पूरे प्रोजेक्ट्स को, पूरी कि वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये पूरे काम जो है वो नाबार्ड के होंगे। और गाइस NAFCC आउटकम फ्रेमवर्क की बात करें गाइस, तो फंड लेवल आउटकम पैरामीटर के अंदर कुछ चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ और वाटर सेक्टर हुआ। तो यहां पर जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है उसको रिड्यूस करने के कुछ हम लोग को फ्रेमवर्क जो है वो देखने को मिल रहा है, कुछ पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर और वाटर सेक्टर के को क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से आप जो है वो बचा सकते हो। कैसे आप फूड सिक्योरिटी और वाटर का जो चैलेंज जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा है, पानी की समस्या, खाने की समस्या, राइट, तो इससे निपटने के लिए जो है वो किस प्रकार से कदम उठाए जा सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, गरीबी हटाने के लिए, लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए, लोगों की आजीविका जो है उसकी सुरक्षा लोगों को मिल सके, अवेयरनेस कम्युनिटी के बीच में बढ़ाने के लिए, तो इन सब के लिए एक अलग
फ्रेमवर्क इनका है जिस पर ये काम कर रहे हैं, जो कि इन्होंने ऑलरेडी तैयार कर दिया है। और इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल कैपेसिटी को इनको स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना है, राइट। इंडिविजुअल लेवल पर भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी मजबूत बनाना है। मतलब कि इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को, कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से लड़ने के लिए वो रेडी हो सके, राइट, और उसको रिजॉल्व करने के लिए नए नए इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो लाए जा सके, राइट। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि एनएएफसीसी का टॉपिक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गाइस हम लोग ड्रोन रूल्स 2021 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि 31 दिसंबर 2021 तक 9 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप की गई हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ओनरशिप के अंडर, मतलब सरकारी या फिर प्राइवेट ऐसी कंपनी जो है वो सेटअप हुई हैं, टोटल 9, जो कि ट्रेनिंग ऑफर कर रही हैं, राइट। ड्रोन्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं तो उनको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ऑफर करने के लिए ऐसी 9 कंपनी जो है वो सेटअप हुई हैं। और ड्रोन रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जिसे ओपन करना है, एस्टैब्लिश करना है आरपीटीओ को, यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस व्यक्ति को सबमिट करनी पड़ती है एक एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन किसके पास सबमिट करनी पड़ती है? डीजीसीए के पास, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास। और फॉर्म D5 होता है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर यह फॉर्म मिल जाता है। और साथ ही साथ कुछ उस व्यक्ति को फीस पे करनी होती है। तो ये कुछ प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसके माध्यम से अगर एस्टैब्लिश करना है अपना खुद का रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो डीजीसीए पर आप फॉर्म 5 जो है वो D5 जो है वो भरेंगे। फॉर्म D5 डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से सबमिट करेंगे और फिर साथ ही साथ कुछ फीस पे करेंगे, तो फिर वहां से आपको लाइसेंस ऑथराइजेशन जो है वो मिलेगा। तो ये इसकी एक प्रक्रिया छोटी सी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा नए ड्रोन के क्या नियम हैं, क्या रूल्स हैं, तो ये भी आप समझिए। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है गाइस, ये डेवलप हुआ है एज अ बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के तौर पर। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो आप पूरी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं ड्रोन ऑपरेशन की, और वहां पर आपको परमिशन मिलती है। और आपको कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ग्रीन जोन पे अपना ड्रोन उड़ा रहे हो 400 फीट तक, तो 400 फीट तक ग्रीन जोन में कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है ड्रोन उड़ाने की। और इवन आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सब पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया जो है वो ग्रीन जोन में आ रहा है, रेड जोन में आ रहा है, कहां पर उड़ा सकते हो, कहां पर नहीं उड़ा सकते हो। एंड इवन जैसे कि एयरपोर्ट पेरीमीटर जो है, तो 8 से 12 किलोमीटर की जो रेंज है, राइट, एयरपोर्ट से 8 से 12 किलोमीटर की जो रेंज है, वहां पर आप 200 फीट तक ड्रोन उड़ा सकते हो। उसके लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का पायलट लाइसेंस जो है वो लेने की आवश्यकता नहीं है माइक्रो ड्रोन्स के लिए, नॉन कमर्शियल यूज के पर्पस के लिए, या फिर नैनो ड्रोन्स के लिए, और इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए आपको कोई भी पायलट लाइसेंस यानी कि ड्रोन को उड़ाने के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन नहीं है ड्रोन ऑपरेशन पर फॉरेन ओन्ड कंपनीज के द्वारा, जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। यानी कि ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है बट वो अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा ड्रोन ऑपरेट करने के लिए। साथ ही साथ जो ड्रोन्स का इंपोर्ट है और ड्रोन के जो कंपोनेंट्स है जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं, इसे डीजीएफटी हमारी रेगुलेट करेगी। किसी प्रकार का सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस जो है वो इशू होता है, तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस इशू होने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है एयर वर्दीनेस के, या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के, या फिर प्रायर परमिशन के, या फिर रिमोट पायलट लाइसेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटीज के लिए। तो जो भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती है, तो उनको किसी प्रकार से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं, वो R&D जो है वो कर सकती है। इसके अलावा जो ड्रोन्स जो कवर्ड है ड्रोन रूल 2021 के अंदर, तो बताया जा रहा है कि पहले 300 किलोग्राम की तक के ड्रोन्स कवर्ड थे, अब इनको 500 केजी तक के ड्रोन्स को कवर किया गया है, राइट। इवन इसके अंदर ड्रोन टैक्सी भी कवर की गई है ड्रोन रूल्स 2021 के अंदर। और हमारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है गाइस, ये इशू करेगी सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस कि कौन सा ड्रोन जो है वो उड़ने लायक है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, तो उसका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो उसको सर्टिफाई करेगी। और इवन जो भी कंपनी जो है जो इस प्रकार के काम करती हैं, ड्रोन्स वगैरह जो बनाती हैं, उनको रूल्स रेगुलेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा।
इसके अलावा मैन्युफैक्चरर जो है गाइस, तो ये जनरेट कर सकते हैं अपने खुद के ड्रोन के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट के माध्यम से। और मैक्सिमम पेनाल्टी जो है ड्रोन रूल्स 2021 के अंडर रखी गई है, इसे कम कर दिया गया है, 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम पेनाल्टी कर दी गई है। बट अगर ये ड्रोन जो है वो किसी दूसरे पर्टिकुलर कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी पेनाल्टी अलग है और इसकी ड्रोन्स की पेनाल्टी जो है वो अलग रहेगी, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ड्रोन कॉरिडोर भी डेवलप किए गए हैं कार्गो डिलीवरीज के लिए, राइट। एंड ड्रोन प्रमोशन काउंसिल भी सेटअप किया गया है जिससे कि बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम को तेज किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि बिजनेस फ्रेंडली जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जा सके, कि जिससे कि आसानी से जो है वो जो भी बिजनेसेस है जो ड्रोन्स का उपयोग कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे कि फूड डिलीवरी बिजनेस हो गया, और आने वाले समय में जो बिजनेसेस जो सोच रहे हैं कि हम ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो भी आसानी से जो है वो ड्रोन का उपयोग करें। इसलिए इन रूल्स के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो काफी सारे रेगुलेशन जो है वो कम कर दिए गए जिससे कि आसानी से बिजनेस जो है वो ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकें। इसमें पेनाल्टी भी जो है वो कम कर दी गई है और इजी जो है वो बनाया गया है, बिजनेस फ्रेंडली जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। ठीक है, तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान में रखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि ड्रोन की कितनी कैटेगरीज है हमारी कंट्री के अंदर। तो पहली बात तो नैनो कैटेगरी को छोड़कर, नैनो कैटेगरी मतलब कि जो छोटी कैटेगरीज के ड्रोन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। जो 250 ग्राम्स के आसपास हम लोग को नजर आते हैं ड्रोन, राइट। 250 ग्राम या उससे कम के जो ड्रोन होते हैं, कम वेट के ड्रोन होते हैं, इनको छोड़कर सभी जितने भी ड्रोन्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, राइट। और जैसे कि माइक्रो ड्रोन्स होते हैं जो 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक के होते हैं, स्मॉल ड्रोन्स 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक के होते हैं, मीडियम ड्रोन 25 केजी से 150 केजी तक के होते हैं, और लार्ज ड्रोन 150 केजी से ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा, अलग अलग कैटेगरीज ड्रोन की। एंड आज की डेट में ड्रोन का उपयोग गाइस बहुत सारी जगह पर किया जा रहा है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रोन का उपयोग हो रहा है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, निगरानी रखने के लिए, सर्वेलांस ऑपरेशन के लिए, राइट। और ड्रोन ने मैन पावर की रिक्वायरमेंट और कॉस्ट को भी जो है वो रिड्यूस किया है। ड्रोन लो कॉस्ट, सेफ और क्विक एरियल सर्वे प्रोवाइड कराता है डेटा कलेक्शन के लिए। इवन काफी सारी इंडस्ट्रीज में ड्रोन का उपयोग हो रहा है, जैसे पावर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री, राइट। तो ये सब इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ड्रोन का उपयोग हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिस पर हम लोग बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर ड्रोन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट ने सितंबर 15 को अप्रूव किया की थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ड्रोन्स के लिए और ड्रोन्स कंपोनेंट के लिए, कि हमारी कंट्री के अंदर भारी मात्रा में हम लोग ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। तो देखिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि ये स्कीम जो है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव बताओ, मेन एम क्या है इस स्कीम का। मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं। तो हमारी कंट्री के अंदर ड्रोन को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई कि हम मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें, आत्मनिर्भर बने एक प्रकार से। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही हिस्सा हम लोग को पीएलआई देखने को मिलता है कि हम लोग इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में करें। तो इसके लिए 120 करोड़ रुपए जो है वो अलग किए गए हैं, जो कि ड्रोन्स और ड्रोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाने के लिए जो है वो लाई गई है ये स्कीम। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग मैनेजमेंट जो है वो कर रहे हैं ड्रोन्स का, राइट, इंडिया के अंदर। और मिनिस्ट्री ने अगस्त 25 को नोटिफाई किया था ड्रोन्स रूल 2021, जिसमें काफी सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आपको ड्रोन ऑपरेट करना है तो आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह जो है वो भरने होंगे, राइट। जैसे कि अगर बात करें 25 फॉर्म एग्जांपल के तौर पर, अभी 25 फॉर्म, राइट, मिनिमम हुआ करते थे, तो इससे घटाकर अब 5 कर दिया गया है, राइट, कि जिससे कि कम फॉर्म्स वगैरह जो है वो लोगों को भरना पड़े, कम झंझट जो है वो लोगों को फेस करनी पड़े, स्मूथली जो है वो अपने ड्रोन्स को ऑपरेट कर सके। बट हाँ, इनको अपनी इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली शेयर करनी पड़ेगी। अब थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ करनी पड़ेगी, डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं बट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी करने की बात की गई है। और आज की डेट में स्ट्रिक्ट रूल्स लाने की क्यों आवश्यकता है, राइट। तो ये एक क्वेश्चन था जिसको मैंने अभी आपसे पूछा था, तो आपका कायदे में आंसर होना चाहिए कि आज की डेट में ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को ड्रॉप करने के लिए, ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को ऑलरेडी जम्मू के अंदर जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, राइट। और इसके अलावा पिछले 2 सालों में ड्रोन जो है वो लगातार हम लोग को पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि आर्म्स को, एम्यूनिशन को, ड्रग्स को इंडियन टेरिटरी में ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज भी देखी जा रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग 167 ड्रोन्स देखे गए हैं,
राइट, जो रिकॉर्ड किए गए थे बॉर्डर पर 2019 में, और 2020 में 77 ऐसे रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं। राइट, ड्रोन साइटिंग हमें देखने को मिली है और काफी तेजी से ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है। राइट, रिसेंट कुछ सालों में, और ड्रोन के अटैक भी जो है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हम लोग को प्रॉपर तरीके से एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी, जो कि फाइनली आ चुका है। और ड्रोन जो है वो खतरा जो है वो बनते जा रहे हैं। राइट, पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर, जहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं, यानी कि रेफ्यूजीज लोग जहां पर एक्टिव हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब एक तो इजी एक्सेस है इस टेक्नोलॉजी का सभी के पास, और इसकी मदद से वो वेरियस अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध ही होता है। राइट, तो इसके लिए ये फ्रेमवर्क की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, चंद्रयान 3। तो इस मिशन में चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर होगा और रोवर होगा, किंतु इसके साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। ऑर्बिटर जो कि चक्कर लगाता है मून के, राइट, जो कि चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था। और आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 के अंदर आप कभी भी अपने मेंस के अंदर ये मत मेंशन करना कि चंद्रयान 2 एक बड़ा फेलियर है। चंद्रयान 2 फेलियर नहीं था। राइट, ये हमारी टेस्टिंग थी। हमें देखो क्या होता है गाइस, कभी भी एक कोई सक्सेसफुल व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी भी किसी भी अपने परीक्षण को या कोई भी, मतलब जो सक्सेस के डायरेक्शन में जितने भी आप महान लोगों को देखेंगे, राइट, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आप एक चीज जरूर समझेंगे कि वो किसी भी अपने प्रोजेक्ट को या अपने प्रयास को कभी भी फेलियर नहीं बोलते हैं, और वो कभी फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते। वो लगातार, यानी कि अगर वो किसी चीज में अगर सफलता उनको हासिल नहीं हो पाई, तो उसको सोचते हैं कि हमने एक तरीका ढूंढा है कि इस तरीके से सफलता हासिल नहीं हो सकती, अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। आपको भी बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करना है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है गाइस, उसका माइंडसेट, यानी कि आप कल को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो आपका माइंडसेट या फिर इवन लाइफ में भी हमेशा एक चीज ये ध्यान में रखना कि कभी भी फेलियर को अपने सर चढ़ने मत देना, क्योंकि फेलियर जब सर पे चढ़ता है तो इंसान फिर कुछ नहीं कर पाता। वो हमेशा अपने आप को गिल्ट में रखा रहता है, डिप्रेशन में चले जाता है। आपको एक चीज मेरी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारी तैयारी उतनी अच्छी ना हो और फिर हम एग्जाम दे दें और फिर उसके बाद हमें सफलता ना मिले, तो हमको निराश नहीं होना है। हमें ये चीज सोचनी कि यार हमने जो गलती करी थी पिछले अटेम्प्ट में, वो गलती दोहरानी नहीं है। इस बार और अच्छे इंप्रूव करना है और आगे बढ़ना है। तो कभी भी रुको मत। क्या होता है कि इंसान जब फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वहां पर रुक जाता है कि वो फेलियर है, फिर उसको डिप्रेशन होने लगता है, गिल्ट फील होने लगता है कि यार मैंने क्यों कुछ नहीं किया, ढंग से क्यों मेहनत नहीं करी। कोई बात नहीं, मेहनत नहीं करी ना, ठीक है, अब हम मेहनत करेंगे। जो रास्ता हमने चुना था शायद वो गलत होगा, जो स्ट्रेटेजी हमने फॉलो करी थी शायद वो गलत होगी। अब जो स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे वो प्रॉपर तरीके से करेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो कभी भी निराश मत हुआ करो। और चंद्रयान 2 के बारे में अगर मेंस में लिखने के लिए आए, तो कभी भी ये मत बोलना कि ये एक फेलियर मिशन था। माना हमने कि हमारा इस समय लैंडर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्रैश हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी नहीं हो पाई, राइट, बट हमारा ऑर्बिटर जो था वो अभी भी मून के चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट कर रहा है मून को, और जानकारी जो है वो हासिल कर रहा है। करेंगे तो कभी भी किसी भी चीज को फेलियर मत बोला करो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो चंद्रयान 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें गाइस, पहली बात तो चंद्रयान 2 के अंदर हम लोग को ऑर्बिटर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिले थे, राइट, ऑर्बिटर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान 2 मिशन के अंदर, राइट, जिसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करी है मून और उसके एनवायरमेंट से रिलेटेड। और चंद्रयान 2 मिशन की बात करें गाइस, तो हुआ ये था कि चंद्रयान 2 मिशन जो है वो 2019 में मून के डार्क साइड में जो है वो चला गया था, और मतलब सिग्नल जो है वो टूट गया था उससे हमारा, राइट, बट फिर भी वो काफी समय तक जो है वो एक्टिव रहा, राइट, और मून के जो है वो लगातार चक्कर लगाते रहा, और राइट, और साइंटिस्ट ने जो है वो उपयोग किया सोलार एक्सरे मॉनिटर का, राइट, जो कि चंद्रयान 2 के अंदर मेंशन था। और सितंबर 2019 में सन की स्टडी करने के लिए, तो चंद्रयान 2 इवन सूर्य की स्टडी करना भी कर रहा है, राइट, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। और गाइस, हालांकि चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य यह था कि चंद्रमा की सतह पर, लूनार सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और सतह पर रोबोटिक रोवर को संचालित करने की क्षमता का प्रदर्शन करना। मतलब इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दो थे कि एक, हम लोग को सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवानी थी, हमारे लैंडर के जरिए हमारे लैंडर को मून पर उतारना था,
और फिर लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलता जिसमें चक्के लगे होते और वो मून पर जो है वो घूमता, मून के सरफेस पर घूमता और वेरियस मतलब रिसर्च जो है वो कंडक्ट करता। तो ये दो मेन इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे। और इस पूरे चंद्रयान 2 मिशन के अंदर ऑर्बिटर था जो मून के चक्कर लगाने के लिए था, एक विक्रम था जिसका नाम विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखा गया था जो कि लैंडर था, और एक प्रज्ञान यानी कि विजडम जिसको हम लोग कहते हैं, विजडम जो कि रोवर जिसपे चक्के लगे हुए थे, जो कि मून पर घूम घूम कर मून के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराता। तो ये सब चीजें चंद्रयान 2 के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो चंद्रयान 2 को हुआ क्या था, तो इंडिया का दूसरा मिशन था ये मून के लिए, राइट। सॉफ्ट लैंडिंग करने से ये फेल हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, राइट, लूनार सरफेस पर। और बट मिशन फेलियर नहीं है, मिशन फेलियर नहीं था, ठीक है, एक पार्ट था मिशन का जो कि सक्सेस नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम चंद्रयान 3 में उसको सक्सेस करेंगे। तो इसके अंदर हमें चंद्रयान 2 के अंदर हमें और क्या चीज देखने को मिली कि इसमें जो लैंडर और रोवर था उसने काम करना बंद कर दिया था फाइनल मूवमेंट में, और जैसे ही मून के सरफेस पर ये गया और ये क्रैश कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, राइट। तो ये मिशन जो है वो अभी भी क्यों रेलिवेंट है, तो फेलियर के बाद भी, बट हम फेलियर का उपयोग जो है वो वर्ड का नहीं करेंगे, मतलब मिशन था हमारा बट हम सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाए, उसके बाद भी मिशन का जो ऑर्बिटर जो था वो लगातार मून के चक्कर लगाकर बहुत सारी उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी, और रिसेंटली इसरो ने रिलीज भी करी कि अभी तक जो है वो ऑर्बिटर ने क्या क्या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करी है। जैसे कि इसने हमें बताया कि मून पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी। और इसके अलावा कुछ माइनर एलिमेंट्स भी वहां पर मौजूद है जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, सोडियम, ये डिटेक्ट किए गए हैं पहली बार रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। और इससे हमें मदद मिलेगी कि किस प्रकार से मून के अंदर जो मैग्मा जो है वो किस प्रकार से इवोल्यूशन हो रहा है, उसका कैसे वो बन रहा है, तो उसको और बेहतर तरीके से समझने में हमें मदद मिलेगी। और कुछ इंफॉर्मेशन मिली है सोलार फ्लेयर से रिलेटेड, सोलार फ्लेयर सौर लपटों से रिलेटेड, बहुत भारी मात्रा में माइक्रो फ्लेयर जो है वो हम लोग को पहली बार जो है वो देखने को मिले हैं मून पर, राइट। और इसरो के अकॉर्डिंग ये चीज जो है वो बताई जा रही है कि इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी सोलार कोरोना को समझने में कि सोलार कोरोना, राइट, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और इवन जो मून का शैडोड एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो परमानेंटली शैडोड है, डार्क वाला एरिया जो है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है, राइट। वहां पर जो कंकड़ पत्थर वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं वहां पर, राइट, तो उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो हासिल की जा रही है। मून पर जो लेयर है, राइट, मतलब सरफेस वाली यानी कि मिट्टी, सतह की जो मिट्टी वगैरह हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसकी जो है वो स्टडी की जा रही है, जिससे कि पता लगाया जा रहा है कि ये इसका स्ट्रक्चर, इसका कंपोजिशन जो है वो क्या है मून का, राइट, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, कौन से और एलिमेंट्स उसके अंदर है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, राइट। और गाइस ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है लोकसभा को कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च करेगी चंद्रयान 3 को अगस्त 2022 में। तो ये एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड सामने आई है। और इसरो के अकॉर्डिंग ये भी बताया जाता है कि टोटल कॉस्ट जो चंद्रयान 3 मिशन की जो है वो 600 करोड़ से ज्यादा की है, 600 करोड़ प्लस की ये टोटल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट चंद्रयान 2 मिशन की 960 करोड़ थी। तो चंद्रयान 2 मिशन 960 करोड़ के आसपास जो है वो बना था, और चंद्रयान 2 मिशन से भी सस्ता जो है वो बन रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। एंड इसके अलावा कि हम लोग लूनार के मून के साउथ पोल को टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्यों वहां पर साउथ पोल को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लूनार का साउथ पोल जो है गाइस स्पेशली इंटरेस्टिंग है क्योंकि लूनार सरफेस एरिया जो है वो शैडो क्षेत्र में, यानी कि मून का जो एक एरिया है साउथ वाला एरिया, वो बहुत समय तक शैडो एरिया पर, डार्क एरिया पर रहा है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल। तो पॉसिबिलिटी यह है कि वहां पर आपको पानी मिल सकता है, राइट, परमानेंटली शैडो एरियाज में वहां पर ज्यादा पानी मिलने की संभावना है। और इसके अलावा साउथ पोल क्षेत्र जो जहां पर गड्ढे हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये कोल्ड ट्रैप्स हैं, राइट, और जिसके अंदर फॉसिल भी हो सकता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि जीवाश्म भी हो सकता है, जीवाश्म रिकॉर्ड मिल सकते हैं अर्ली सोलार सिस्टम के। तो ये सोलार सिस्टम पहले के समय पर कैसा हुआ करता था उसकी स्टडी के लिए भी जो शैडो एरिया जो है वो काफी हेल्पफुल है। तो कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि लूनार का जो शैडो एरिया है, जो साउथ पोल वाला एरिया है, वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाला एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा कि वहां पर एक तो पानी मिलने की संभावना ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ एरिया, एंड सेकेंडली वहां पर जीवाश्म फॉसिल्स मिल सकते हैं उस पीरियड के
जो अर्ली सोलर सिस्टम का हमें देखने को मिलता है, यानी कि पहले पास्ट के फॉसिल्स है वो मिल सकते हैं, जिससे कि हमें सोलर सिस्टम की या फिर जो हिस्ट्री है सोलर सिस्टम की है इस पूरे यूनिवर्स की, तो उसको जानने में हमें मदद मिल सकती है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और चीज थी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये पूरा टॉपिक था चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड, एंड चंद्रयान 2 मिशन के बारे में भी आपको बेसिक आइडिया मिला।